आज पावर ट्रेड में और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में पिछले हफ्ते हमने जबरदस्त तेजी देखी। निफ्टी में करीब 3.5% की और निफ्टी बैंक में 5% के आसपास की रफ्तार रही। और अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 7 से 8% चढ़े हैं। आज संकेत और बेहतर हैं। अमेरिकी बाजारों में हमने लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी देखी है और एफआईज लौट आए हैं। जो आंकड़े आए हैं कम से कम वो संकेत जरूर दे रहे हैं। उन आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन पहले आपके सामने 4 बड़े ट्रिगर रहते हैं जिन पर आज बाजारों की नजर रहेगी और जो बाजारों को दिशा प्रदान करने का भी काम करेंगे। अमेरिकी बाजारों में अगर हम डाउ की बात करें तो लोअर लेवल से करीब 500 अंकों के आसपास की हमने रिकवरी देखी और आखिरकार हर निशान में तीनों के तीनों इंडेक्स बंद होकर कारोबार करते हुए दिखे। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 100 अंकों पर है। बाकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहे हैं। थोड़े से पॉजिटिव बायस के साथ ही आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा जापान के बाजार में और चीन के बाजार में। एफआईज की साल की बड़ी खरीदारी हुई है और काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि एफआईज ने कैश में लगातार 2 दिन बाइंग की है। थर्सडे को भी हमने बाइंग के आंकड़े देखे। शुक्रवार को भी खरीदारी हुई है और खरीदारी थोड़ी मोड़ी नहीं हुई है बल्कि 7,470 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। इस साल की सबसे बड़ी बाइंग है। हालांकि अगर हम 2025 की बात करें तो एफआईज ने कुल मिला के 6 दिन ही खरीदारी की है और उसमें यह सबसे बड़ी खरीदारी का आंकड़ा एफआईज की तरफ से। एमएनएम का शेयर आज फोकस में रहेगा। रिकवरी हम एमएनएम के शेयर में लोअर लेवल से देख रहे हैं। सुधार की प्रक्रिया जारी है और कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ाने का भी फैसला किया है। बाकी कंपनीज ने भी डिसीजन लिया था, जैसा कि Hyundai ने, मारुति ने, टाटा मोटर्स ने भी दाम बढ़ाने का फैसला किया था और एक्सपेक्टेड लाइंस पर मारुति एमएनएम ने भी दाम बढ़ाने का फैसला किया है। आज बाकी ऑटो शेयर भी फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं कि 600 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके अब 700 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक लगातार हम प्रेशर में देख रहे हैं। भारी गिरावट के बाद शेयर संभलने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो बहुत रंग ला नहीं पाया और हम इसमें हल्की हल्की सी गिरावट देख रहे हैं और एक रेंज में ही शेयर ये फंसा हुआ है भारी गिरावट के बाद। कंपनी ने ग्रांट थॉर्नटन को ऑडिटर नियुक्त किया है। कंपनी ने अपने इंटरनल ऑडिट में पाया था कि इनके डेरिवेटिव खातों में कुछ गड़बड़ी हुई थी और उसके बाद बैंक ने भी कहा था कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त करेंगे और बैंक ने ये भी कहा था कि जो इंटरनल ऑडिट में जो आंकड़े निकल के आए हैं उससे ज्यादा कोई डाइवर्जन देखने को मिलेगा नहीं। तो ये कुछ शेयर्स हैं आज फोकस में रहेगा और ये बाजार के लिए आज 4 सबसे बड़े संकेत के तौर पर आप देख रहे होंगे। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आई। डाउ जोन्स करीब 550 अंक संभला और नेस्डेक में भी हमने देखा कि करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। देखिए, इस रिकवरी के पीछे जो बड़ी वजह रही वो रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि टैरिफ को लेकर आगे वो कुछ लचीला रुख अपना सकते हैं और इसके चलते अमेरिका में लोअर लेवल से बहुत ही शानदार हमने रिकवरी देखी। डाउ जोन्स हालांकि बहुत ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन ये बढ़त नहीं, आप रिकवरी को देखिए। नेस्डेक में करीब 90 अंकों के आसपास की तेजी रही और S&P 500 सिर्फ 5 अंकों पर बंद हुआ, लेकिन रिकवरी वहां पर भी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर वो कोई झुकने के मूड में नहीं है। जो भी देश उनके ऊपर जो भी टैरिफ लगा रहे हैं वो बराबरी का टैरिफ उन देशों के ऊपर लगाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यानी कि 2 अप्रैल से हम ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हुए बाकी देशों पर देखेंगे। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आगे टैरिफ को लेकर क्या कुछ बयान आते हैं, लेकिन ये एक चीज वहां पर जरूर रही है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो 4 हफ्ते तक लगातार ये इंडेक्स गिर रहा था और 4 हफ्ते के बाद ट्रेंड थोड़ा सा बदला है और पिछले हफ्ते हमने तेजी देखी है। पिछले हफ्ते अगर अमेरिकी बाजारों के अगर हम चाल की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही और S&P 500 की बात करें तो वहां पर आधे % के आसपास की मजबूती रही और नेस्डेक हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो गाइडेंस घटाया था वहां की एक दिग्गज कंपनी है फेडेक्स और शेयर करीब 6.5% टूटा। नाइकी में 5% के आसपास की गिरावट हमने देखी क्योंकि टैरिफ को लेकर अनुमान से कम बिक्री की आशंका है। इसके चलते उस शेयर पर हमने प्रेशर देखा है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है और नेस्डेक फ्यूचर करीब 150 अंक ऊपर आज आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है। 2 दिन की नरमी के बाद जापान के बाजार में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है।
हैंगसेंग हम देख रहे हैं कि वोलेटाइल आज कारोबार कर रहा है और चीन के बाजार में हल्की सी तेजी है। दरअसल चाइना के प्रीमियर ली कीयांग ने यह कहा है कि इकोनॉमी में अस्थिरता बढ़ रही है और इस बढ़ती अस्थिरता के बीच दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको भी ट्रेड और अपने जो व्यापारिक जो संबंध है उसको ओपन अप करना चाहिए और इस अस्थिरता को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने गुजारिश की है। और कोरिया में थोड़ी सी हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, लेकिन वहां के कोर्ट ने साउथ कोरिया के पीएम हैन डक सू के महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट पर रोक लगा दी है और उम्मीदें इस बात की है कि अब हैन डक सू ही वहां के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर हम कमोडिटीज की बात करें और अन्य एसेट क्लास की बात करें तो डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है लोअर लेवल से और इस स्ट्रेंथ के चलते हमने सोने पर थोड़ा सा दबाव देखा है। हालांकि भाव अभी भी $3025 के आसपास हैं सोने के। क्रूड में एक दायरे में कारोबार हो रहा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $72 के आसपास है। दरअसल ईरान पर यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे उसके चलते और ओपेक प्लस के स्टेटमेंट के चलते उन्होंने कहा था कि वो ओपेक प्लस के जो 7 देश हैं उनके आउटपुट में कटौती की जाएगी, आगे उसकी योजना बनेगी। उसके चलते वहां पर हमने थोड़ी सी क्रूड के भाव में उछाल देखा था और लगातार दूसरे हफ्ते कच्चे तेल में साप्ताहिक तेजी रही है। तो ये कुछ ग्लोबल संकेत हैं, लेकिन बाजार के लिए जो सबसे अच्छा संकेत है जिसका हम पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, शायद वो लौटने लगा है एफआईएस का फोर्स, क्योंकि हमने लगातार दूसरे सत्र में देखा कि शुक्रवार को एफआईएस की तरफ से बाइंग रही है। कैश में 7,470 करोड़ रुपए की बड़ी खरीदारी की। 5 दिसंबर 2024 के बाद एफआईएस की कैश में सबसे बड़ी खरीदारी हुई है। और अगर हम इस साल की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 9 और 10 दिसंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईएस ने लगातार 2 दिन तक कैश में बाइंग की है। डीआईआईज ने लगातार बाजार को सपोर्ट दिया है, लगातार बाइंग की है, लेकिन काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि डीआईआईज ने भी लगातार 2 दिनों की सेलिंग की है। एफआईएस की बाइंग के पीछे कहा यह जा रहा है कि दरअसल करीब करीब $1.5 बिलियन का पैसिव इनफ्लो आया है एफआईएस की तरफ से और फुटसी की इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते एफआईएस की खरीदारी हुई है। 14 भारतीय कंपनियां दरअसल फुटसी की ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल हुई हैं और स्वाभाविक तौर पर उनमें उनके चलते ये निवेश आया है। तो अभी देखना होगा कि आगे कितनी सस्टेन करती है, लेकिन हाँ, आंकड़ों के लिहाज से, सेंटिमेंट के लिहाज से ये जो आंकड़े प्राइमा फेसी दिख रहे हैं ये काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बाजार को हो सकता है कि सहारा देते हुए दिखे। आज आप देखिए गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ फिर से शुरुआत के संकेत दे रहा है। डिम्पी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एक अच्छे हफ्ते के संकेत लग रहे हैं, कम से कम शुरुआत तो वैसी लग रहा है कि हो जाएगी। एफआईएस भी लग रहा है कि नहीं, लौट आए हैं, लोगों की दुआएं काम आई हैं और भारत के जो मैक्रोस हैं उन्होंने उनको वापस लौटने पर मजबूर तो किया है। आप कैसे देख रहे हैं एफआईएस के आंकड़ों को? पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये हफ्ता भी हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बेहतर जाए और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, ध्यान रखिए। 27 तारीख को इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अभी आपने अपनी ओपनिंग नोट में जो एफआईएस के बारे में आप बता रहे थे कुछ पैसिव मनी आई है, यहाँ से रीबैलेंसिंग हुआ है। देखिए, आपको खाना लगा, आपको भूख लगी थी, आपको खाना मिल गया। अब ये मत पूछो कहाँ से आया है खाना, बस आपने खाना खा लिया, आपको तसल्ली हो गई, आपका पेट भर गया, आपको भूख तो नहीं लगी ना, बस इतना ही बात समझ में आती है आम इन्वेस्टर्स को। अब वो हम कहीं से भी लाएं पैसा, उससे मैटर नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने बोला कि एफआईएस आ रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो, क्या आप 10 दिन में भारत के अंदर कुछ बदला? क्या हमारे टैरिफ वापस हो गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना बंद कर दिया या कुछ का कुछ हुआ? नहीं, सिर्फ एक चीज़ बदली। वो एक ही चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, वो क्या है? वो कि एफआईएस का थोड़ा सा रुख इंडिया में पॉजिटिव हुआ। देखिए, हमने कई बार आपको बात बताई थी। अब कई लोग ऐसे अपने आप ही कह देते हैं, देखिए हमने बताया, हम उस लीग में ही नहीं है। हमने बॉस आपको कुछ नहीं बताया, हम तो आपको रोज़ आपके सामने बात रखते हैं, ना हमको ग्राफिक्स चलवाने होते हैं, ना हम अपना प्रोमो बनवाते हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक बेसिक सी बात आपके सामने रखते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। हम बताने वाले कौन हैं और आप सुनने वाले कौन हो? मेरी जितनी उम्र है, हो सकता है कईयों का तो उतना एक्सपीरियंस हो मार्केट का। जितनी मेरी उम्र है उतना कईयों का तो एक्सपीरियंस भी हो सकता है मार्केट का, जो हमको सुबह सुबह सुन रहे होते हैं। तो मैं अपने पाँव हमेशा ज़मीन पे लगा के रखूँगा। और ये जो आज मार्केट का जिस लेवल पे हम खड़े होकर देख रहे हैं, इसमें मेरे को खुशी बहुत है। मैं वजह आपको बताता हूँ खुशी की। मेरे को 2 वजह हैं। पहला, एफआईएस भले उस तर्ज पर अभी वापस नहीं आए जिस तर्ज पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी आए हैं और रैली काफ़ी अच्छी हुई है। आप ये बात सोचिए कि आपका जो एफआईएस जितना भी आया है वो अपना मैक्सिमम मार्केट को दे के जा रहा है।
मैक्सिमम गेन मार्केट्स को देके जा रहा है। अभी आपकी रेशियो कुछ खास नहीं बदली है, 15 से अभी तो आप 31-32% पे ही पहुंचे हैं एफआईज की होल्डिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आप अपनी वैसी होल्डिंग को देखें तो डबल हो गई है, लेकिन वैसे देखें तो अभी भी 1/3 ही है। बढ़ने की गुंजाइश यहाँ से भी अभी डबल की है, यानी कि 40% तक आप और बढ़ सकते हो यहाँ से अगर एफआईज बढ़ने पर आए। और मेरा मानना है कि एफआईज की होल्डिंग मोर देन 60% हो जाएगी दिवाली के आसपास, आप आके देख लीजिएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप नया हाई भी बनाएंगे मार्केट के अंदर। और ये बात हमने आपको बोली भी थी कि आप होली पे खरीदिए, दिवाली पे काटिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सर होली है गई मार्च में, दिवाली आएगी अक्टूबर में, 6 महीने क्या करेंगे? क्या हवन करेंगे? नहीं, हवन तो नहीं करोगे आप थोड़ा थोड़ा बीच में कंसोलिडेशन मार्केट्स का देखोगे। ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव मार्केट्स के अंदर नहीं होंगे, 100% होंगे। अगर आपने उतार देखा तो चढ़ाव भी देख रहा है, ये आगे चल के कंसोलिडेशन में भी तब्दील होगा। हर दिन ऐसे ही अगर चलता रहा तो फोमो फैक्टर आ जाएगा, जो आ गया है, आ जाएगा क्या, आ गया है और काफ़ी सारे लोगों को है। चलिए मैं आपको इस न्यूज़ रूम का अपना ही बता देता हूँ। मेरे पास अगर 10 लोग पूछने के लिए आते थे कि मार्केट में क्या करें, आज उसमें से 4 लोग की कंप्लेंट लेके आते हैं, सर आपने उस समय कहा था लेने के लिए, हम तो ले ही नहीं पाए, अब तो बाजार बहुत चल गया। अब मैं और वो कुछ नहीं कर सकते, जिसे देख के हंसते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फोमो को मैं दूर नहीं कर सकता, मार्केट तो खींचा हुआ है। तो इसलिए हमने जो आपको पहले भी आपके सामने पॉइंट्स रखे थे कि आप एक्यूमुलेट करते रहो, एक न दिन ऐसा भी आएगा जब आपके एक्यूमुलेशन का आपको फल मिलेगा, वो मिल रहा है। बाय राइट सिट टाइट भी बताया, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन भी बताया। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे कि डीआईज के पास कितनी होल्डिंग है। 74% के आसपास की होल्डिंग्स हैं उनके पास, ठीक है जी। तो डीआईज मैंने आपको बताया, मैंने साल में कभी भी इतनी बड़ी तेज बाइंग उनकी नहीं देखी, और मैंने कम से कम 4 या 5 बार थैंक यू किया इस बार डीआईज का। वजह क्योंकि जिस मार्केट को डीआईज ने बचाया ना, आप यकीन भी नहीं कर सकते आप कहाँ पे चले जाते अगर डीआईज की होल्डिंग 20% यानी कि 50 से 70 नहीं हुई होती। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप हो सकता है 18,000 निफ्टी देखते। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 18,000 तक आ जाते बॉस, इतना तेज, इतना बुरा फैक्टर पड़ता है मार्केट के फॉल्स का। लेकिन डीआईज की हिम्मत है कि उन्होंने पैसा मार्केट के अंदर दबा के लगाया, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ट्रस्ट रखा। मैं थैंक यू भी करूंगा उन रिटेल्स का जिन्होंने अपने एक रूट को कम किया, दूसरे रूट को बढ़ाया। वो पहला रूट कम किया कि होल्डिंग्स घटाओ मार्केट में से, खचाखच मत भर के बैठो। 71% होल्डिंग्स लेके बैठे थे रिटेल, आज उनकी होल्डिंग्स 57% हो गई है। एथिकली देखा जाए तो 13% वो घटे हैं और 13 से ही 14% एफआईज बढ़े हैं, यानी कि जितना रिटेल घटा उतना एफआईज बढ़ा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कमज़ोर हाथ से माल गया और एक मजबूर हाथ में माल आ रहा है। तो आप बाजार कैसे नीचे आएगा? बाजार नीचे आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल ट्रांसफर हो रहा है, वीक हैंड से ट्रांसफर होके। रिटेल बुरा मत मानिएगा, आपको मैं रिटेल बोल रहा हूँ और वीक हैंड्स बोल रहा हूँ, बट सिस्टम का जॉनर ऐसा है, उसका तरीका ऐसा है। और रिटेल की मैं एक और तारीफ करूंगा, उन्होंने जो 26,000 करोड़ वाली एसआईपी है उसको कम नहीं होने दी। ये मैच्योर रिटेल्स की पहली पहचान होती है। आप बोलेंगे हमसे ज़रा डेवलप तो अमेरिकन है, हमसे ज़रा डेवलप तो यूरोपियंस है। नहीं, अब मैं बोलूँगा कि हमसे ज़रा डेवलप शायद अमेरिकन और यूरोपियंस भी नहीं है, क्योंकि इस मामले में जिस मामले में उन्होंने एसआईपी की कंटिन्यूटी दिखाई है अपनी, ये काबिल तारीफ़ है। ये भारत का एक ऐसा फ्लो हो गया है मार्केट के अंदर कि जो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। बस प्रॉब्लम 2 हैं, इसको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर कोई अपना हक ना जमाए। ये बाज़ार का पैसा बाज़ार में ही रहे, कोई हक ना जमाए। ब्रोकर ये ना कहे कि मेरा पैसा है, एक्सचेंजेस ये ना कहें कि मेरा पैसा है। ये भाई ये मार्केट का पैसा है। लोग आए हैं तो मार्केट में पैसा लगाने, कंपनीज की बैलेंस शीट्स पे पैसा लगाने आए हैं। फंड मैनेजर्स की जिम्मेवारी और बनेगी यहाँ से। तो 3 चीज़ें मैं फिर से लॉक कर देता हूँ। 74% पे डीआईज हैं, एक्सीलेंट है, जब तक खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं। 57% रिटेल हो चुका है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपना माल कम कर दिया। बस ये 50 तक जाएंगे, इससे कम इनको भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें नोटिस भी करवाता जा रहा हूँ। हाँ, 7% की मेरे को लग रहा है रिटेल की गुंजाइश और है टूटने की, और इसी 7% की मेरे को लग रहा है कि एफआईज थोड़ा और बढ़ सकते हैं। एफआईज एक बार आके 40% पे रुकेंगे ज़रूर। ये मेरी अपनी बैक टेस्टेड कैलकुलेशंस हैं जो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसमें कोई किताब विताब में लिखा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हाँ, तो ये 40% अराउंड आके मेरे को आपको लगता है कि थोड़ा एफआईज रुकेगा, कंसोलिडेशन भी होगा मार्केट्स के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस इन बिटवीन आप करीब 24,000 के लेवल्स निफ्टी पर भी देख जाओ। 23,900 और के लेवल के आसपास करीब आपका 200 दिनों का एवरेज बनता है, 24,000 के माफ़ कीजिए, तो वो आपका वो आ जाएगा। आगे चल के मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दे दूंगा, बट
मेरे को यहाँ पर आके, अच्छा एक और बात, आपके मन में ना एक क्वेश्चन और भी चल रहा होगा, अगर कल कोई फिर से खबर आ गई नेगेटिव तो क्या होगा? तो होगा ये कि बाजार इस शॉर्ट कवरिंग करा करा के थोड़ा लाइट हुआ है। कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो एक दो दिन के लिए बाजार को नीचे की तरफ भी धकेलेगी, बट डरिएगा नहीं। वजह एक लेवल के साथ ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप हमारे को सुनते होंगे गौर से, तो हमने आपको 22,800 का लेवल बताया था। उसके बाद से हमने ये कहा था कि इसका जोनर बदल जाएगा, इसका नेचर बदल जाएगा, ये बाइंग और डिप्स का मार्केट हो जाएगा। और यही बात हमने आपको 49800 पे भी बताई थी, 49,800 पे। तो दोनों का नेचर बदल चुका है। जब तक हम 22,800 और 49,800 अब नहीं तोड़ते, तब तक ये बाइंग और डिप्स वाला मार्केट है। चिंता ना कीजिए, घबराइए नहीं। बाजार है, पहले सेल ऑन राइज का था, बाय ऑन डिप्स का हो गया है और इससे कंफर्मेशन भी आ गए हैं और एफआईज भी लौट आए हैं। इसके पुख्ता संकेत धीरे धीरे मिलने लगेंगे आपको आगे चलते हुए। डिप्टी, लास्ट वीक हमने 4% की तेजी निफ्टी में देखी, निफ्टी बैंक में करीब 5% की, मिड कैप स्मॉल कैप में 7 से 8% की। 23,500 के आसपास आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा खुलने की। यहां से गुंजाइश कितनी दिखती है आपको फर्दर तेजी की, और क्या इस पड़ाव पर थोड़ा सा इंतजार बाजार कराएगा? जिसको नई सवारी करनी है इस लेवल पर कर ले, या फिर थोड़ा वेट करें अभी? देखिए, दोनों में ना क्वेश्चन अमूमन आपका सेम रहता है। जब जैसे बाजार जब गिरता था तब भी हम ये बात पूछते थे कि और कितना गिरेगा। अब हम चल रहा है तो ये बात हम पूछ रहे हैं कि और कितना बढ़ेगा। और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, सभी का ही तो ये क्वेश्चन है। ये मेरा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरा भी ये क्वेश्चन है कि भाई और बाजार कितना चलेगा। तो आपने जायज़ सवाल पूछा, लेकिन होता क्या है ना कि हम और आप हैं टेलीविज़न में। रोज़ अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो रोज़ मैं आपको अलग अलग कारण नहीं गिनवा सकता, कारण सिर्फ एक ही होंगे, है ना। बस मैं उसको घुमा फिरा के अब दूसरे तरीके से आपके सामने बात रखूंगा और एग्जाम्पल्स के रखे ज़रूर रखूंगा। मैंने एक बार आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा था कि अगर आप तो पहाड़ से बिलोंग भी करते हैं, तो अगर आपके मैं पीछे बैग में कोई सामान डाल दूं, गीले कपड़े वगैरह, तो आपसे चला नहीं जाएगा। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आप लाइट हो जाओगे, आप फटाफट पहाड़ चलने लग जाओगे। कुछ वही हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे शॉर्ट्स का बैगेज था आपके पीछे बहुत ज़्यादा, आपने पीठ पे पीछे आप शॉर्ट्स को भर के चल रहे थे। इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे कि आपसे कदम नहीं रखा जा रहा था। एक भला मानस आया, उसने कहा कि एक काम करो, ये अपने शॉर्ट्स ना, अपना जो गीले कपड़े हैं जो अपने बैग में ठूसे हुए हैं, ये मेरे को देते जाओ, मेरा बैग पूरा खाली पड़ा है। ये वो कौन था भला मानस? वो था एफआईज। उसने क्या कि खाली झोला लेके आया और आपसे गीले कपड़े लेता आ गया। आपका क्या फ़ायदा हुआ इसमें? आप लाइट हो गए और आपने चलना शुरू कर दिया। सामने वाले ने आपका माल थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया, उसको भी ठीक लगा, चलो उसका खाली बैग था, उसका भी भर गया। तो दोनों का विन विन हुआ। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन मार्केट्स के अंदर हुई है कि एफआईज के पास कुछ था नहीं, एफआईज ने रिटेल का धीरे धीरे करके। अब बोले कि रिटेल के कान में फूंक के जाते थे क्या रमेश जी, सवरेश जी और एक्स जी को वो बता के जाते थे कि अपना माल हमको दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम में एक ही पैसा है। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये कभी आपकी जेब में होंगे, कभी मेरी जेब में होंगे, कभी किसी की जेब में होंगे। सिस्टम में 100 ही रुपये हैं, क्योंकि नया नोट छप के नहीं आ रहा है, मार्केट में घूम रहा है बस पैसा। तो घूमते हुए पैसा किसके पास कितनी बड़ी पोजीशंस है, उससे तय होता है कि बाजार कैसे होगा। अगर एफआईज के पास वो पैसा आके पार्क होने लगेगा तो बाजार चलेगा। वही पैसा अगर रिटेल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्क हो जाएगा तो बाजार नहीं चलेगा। और अगर डीआईएस की होल्डिंग उसमें से अच्छी है तो इसका मतलब बाजार कंसोलिडेट करके चलेगा। और मैंने कई बार आपको बुल रन के फेज भी बताए हैं। अब मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे। देखिए, तीन क्यों 6 और 7 दिन हो गए करीब शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अगर आपको किसी को यकीन ना हो रहा तो भले आप पिछले 6-7 दिन का डाटा चेक कर लेना, आपको साफ समझ में आ जाएगा। मार्केट के अंदर लॉन्ग नहीं बना, बल्कि शॉर्ट्स ही कवर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने भी मार्केट को शॉर्ट्स किया था वो कितने ज़्यादा थे, एक तो ये पता लगता है, और दूसरा शॉर्ट्स कवर करने में मार्केट देखो कहाँ तक पहुँच गया। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी बाजार चलेगा तो बहुत ज़ोर से चलेगा और अच्छा चलेगा, और फोमो फैक्टर भी जल्दी आएगा। आप बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठे रहो, बाजार 100% चलेगा। और हमने आपको जिस दिन से बाजार चला उस दिन से एकोमुलेशन करवाना भी बंद करवा दिया। अब लेवल्स की बात बोलता हूँ मैं। ये देखिए, आपके स्क्रीन पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट घटे हुए हैं, तो शॉर्ट्स ह्यूज हुए हैं। ये करीब 6% के आसपास बनते हैं। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताऊं तो 32 पॉइंट का प्रीमियम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेवल्स के हिसाब से बताता हूं। मैंने ना ऑप्शंस की चेन भी चेक किया, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि 23,200 की कॉल्स में शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है उसके अंदर भी। तो पहला आपका सपोर्ट बनेगा 23,200 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,000 का। ठीक है जी। ऊपर जाते समय कहां पे आप और चल सकते हो? 23,500 आपका पहला पड़ाव है, 23,800 आपका दूसरा पड़ाव है। तो ये आपके टारगेट भी हो गए। तो 23,200, 23,000 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये ट्रेल वालों के लिए भी है। ये जो नीचे से माल लेके आए ऊपर तक, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना।
अगर नहीं लगाएंगे, बोले सर हम तो ओपन एंडेड छोड़ते हैं, हम नहीं लगाते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मत लगाओ फिर। अगर नहीं लगाते फिर मत लगाना, लेकिन पोजीशंस को लाइट करना। एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, आपने अगर 10 लॉट ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि करीब 25,000 या 24,000 समथिंग से लेके 22,000 तक करीब आपने 10 लॉट लिए हैं, तो आप वापस करीब 23,500 के आसपास आके खड़े हो गए, तो नीचे के कम से कम 2 लॉट का प्रॉफिट तो बुक कर लो। बोले नहीं सर इसी से तो एवरेज ठीक हुई है, फिर मत करो प्रॉफिट बुक, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो कि एक बार माल कटेगा फिर सोचेंगे, मत करो बुक ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो ये आपका फैसला है कि आपको अपनी पोजीशंस के साथ चलना है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर कॉन्फिडेंस दिलवाओ, तो मैं कॉन्फिडेंस आपको दिलाता हूँ, अभी बाजार में और गुंजाइश है चलने की, अभी और गुंजाइश है चलने की। अभी तो शॉर्ट कवरिंग ही पूरी नहीं हुई है और सीरीज़ तो 27 तारीख को एक्सपायर हो रही है, आज तो अभी 24 तारीख है, अभी तो 2-3 दिन ही और कवरिंग पे भी आ सकता है। बट एनी हाउ इस चीज़ का ध्यान रखना है, सीरीज़ की एक्सपायरी भी है तो वॉलेटाइल थोड़ा मूव भी रहेगा। दूसरा पॉइंट, कैसे काम करना है, नया तो माल लेना नहीं है, बस पुराने माल को होल्ड रखना है और एंजॉय करनी है इस रैली को। अब आपके दिन है बॉस, 22,800 के बाद तेजी वालों को खूब पार्टी वार्टी, खाना पीना, नाचना गाना खूब करना चाहिए। और हमने आपको लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके बताया दिखाई थी, आपको अगर हमारे चार्ट्स याद होंगे तो बकायदा हमने आपको ड्रॉ कर करके सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। मतलब बॉस कोई चोरी छुपे थोड़ी मामला है, सामने सामने, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आपके सामने सामने सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि कैसे सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं। कोई कान में मारे नहीं फूकता, किसी के पास जाते वाते नहीं बॉस, यही टर्मिनल, यही एनएससी का डाटा और सिर्फ भाव कॉपी, समझ में आती है सारी बात। ठीक है, निफ्टी की बातें निफ्टी बैंक पर, क्योंकि एक समय था कि नहीं 48,000 लगता था कि कैसे पार होगा, लेकिन 48,000 पार हुआ, 49,000, 50,000 सारे लेवल्स को पार करके और निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है 50,500 पर। और जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी बैंक के, वहां पर भी स्ट्रेंथ साफ साफ दिख रही है, चाहे वो आईसीसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई। डिब्बी बेहतरीन तेजी हमने देखी है पिछले हफ्ते 5.5% के आसपास की निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक को लेकर कितना कन्विक्शन है आपका चलने को लेकर, और यहां से अब अगले जो अगर हम पड़ाव की बात करें आपके हिसाब से क्या होंगे? देखो बैंक निफ्टी टूटा भी ऐसे ही था, अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट भी ज़्यादा आई थी। दूसरा पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी संभला पहले था, आपको हमने एक चार्ट भी दिखाया था, हमने ये बात आपको डॉट डॉट करके लाइन भी दिखाई थी कि देखो जी बैंक निफ्टी ने वो लक्ष्मण रेखा को नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी ने तोड़ा था। निफ्टी ने जिस दिन 22,800 तोड़ा था ना, उस दिन निफ्टी ने एक अपराध किया, अपराध मैं बोल नहीं रहा, थोड़ा वर्ड गलत हो जाएगा, थोड़ा गलत हुआ, और उसके बाद हमको पनिशमेंट 800 पॉइंट की मिली। बैंक निफ्टी ने वो गलती नहीं की, बैंक निफ्टी ने 48,000 बचा के रखा। गलती से भी अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे चला जाता है, मैं अब तो आप ऊपर आ गए इसलिए आपको पुरानी बात अभी याद दिला देता हूं मैं, उस समय बोलता तो शायद डर भी जाते, तो आप कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी को और ट्रेड वीक होते हुए देखते। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कैलकुलेशंस बता रहा हूं, अगर सिर्फ 800 पॉइंट निफ्टी टूटा है ना, तो उसका मैं सिर्फ डबल भी कर दूं तो 1,600 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटता, तो 48,000 वाला करीब करीब आपका 46,000 पे आके 46,200 पे आके रुकता। आप सोच सकते हो इतना नीचे चले जाते आप, और वहाँ पर 48,000 पे ही तौबा तौबा हो गई थी। तो कहने का मेरे मतलब है बाजार ने काफ़ी स्मार्टली ऊपर किया और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, और जो कहते हैं ना कि अपनी रक्षा जो खुद करना जानता है भगवान भी उसी के साथ है, कुछ कुछ बैंक निफ्टी ने प्रूव करके दिखाया कि भाई मेरा शेयर, मेरे ही इंडेक्स, मेरा ही पैसा, मैं कैसे नीचे गिरूं। उसने अपनी पे हिम्मत दिखाई, उसके बाद देखो बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दिखाई और बाजार को ऊपर खींचने में बहुत बड़ी हेल्प की। कई बैंकों ने तो अपने लेवल्स को ब्रेक किया। आप सोच सकते हैं एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो टूटा ही नहीं इस पूरे 3-4 महीने के अंदर। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बैंक निफ्टी में खड़े हैं। और अगर आप थोड़ा भी हमको गौर से सुनते होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो आपको हमने बैंकिंग काउंटर्स पे हमेशा अपना भरोसा दिलाया कि बैंक्स को ना छोड़ना बॉस। आप आईटी को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, बैंक्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि बैंक इस समय इंडिया के बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल बैंक्स हैं और आपको सही रेट पे मिल रहे हैं। अगर आप 5-5.5% जीडीपी ग्रोथ दिखाओगे, बैंक्स को बिना साथ लिए कैसे कर सकते हो आप? ये कैसे हो सकता है संभव कि आपका रियल एस्टेट बहुत बढ़िया चले ग्राउंड पे और उसमें बैंक्स ना चलें, जबकि बैंक्स की बहुत बड़ी बैलेंस शीट हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी होती है। बहुत कॉमन सारी चीज़ें हैं, बस आपको कनेक्ट करना और कुछ भी नहीं करना। आप भी ना तकलीफ उठाइए, वो मैं आपके लिए कर देता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स अभी आपके थोड़े और चलेंगे, मेरे को लग रहा है एक बार 51,000 या फिर 50, मैं आपको ना एक एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 50,960 है करीब करीब, इसको 51 पकड़ लो आप। 51,000 पे ना इसका 200 दिनों का एवरेज आ जाएगा।
आपको पता है बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही एवरेज अपनी नीचे है रेट से, वो है सिर्फ 200 दिनों के एवरेज। 5, 20, 50, 100 ये सभी एवरेज बैंक निफ्टी पार कर चुका है, इतना गर्म है बैंक निफ्टी। दो प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ बैंक निफ्टी की, उसके बाद मैं इसको निपटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पहली प्रॉब्लम बैंक निफ्टी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट होने की है। इसके मैं कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूँ, सिर्फ 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत हल्का हो चुका है शॉर्ट कवरिंग पे। कोई भी अच्छी खबर या नेगेटिव खबर आने पर ये तेज रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना इस बात का। एक नेगेटिव और बता देता हूँ, उसका पुट कॉल रेशियो 1.26 पहुंच गया। ये स्लाइटली हीट हुआ है, यानी कि थोड़ा सा गर्म है निफ्टी के मुकाबले। तो बस जब भी बैंक निफ्टी में अब आप पोजीशंस कोई भी लो ना, तो थोड़ी थोड़ी करके लेना, उसकी क्वांटम कम कर देना। और मैंने आपको ऑलरेडी 200 दिनों का टारगेट बता दिया, वो एवरेज पे जाकर टकरा के एक बार रुकेगा जरूर। वो एवरेज है 50,960, पार हो गया फिर तो नई जर्नी, फिर तो बल्ले बल्ले है। नहीं तो ये 50,960 फिलहाल 51,000 आपका टारगेट है, 50,200 आपका स्टॉप लॉस और 50,000 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। और कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई होप सो, मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दी हैं, लेकिन फिर भी कुणाल परार के पास काफ़ी इंटेलिजेंस है और उनसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक और बात, आप ये बात ना बार बार देख रहे होंगे, 1 मिनट के लिए एफ के डाटा में दिखाना, 14,000 करोड़ रुपीज़ का इंडेक्स ऑप्शंस में सेल का नंबर भी आया होगा। ये सेल से घबराना नहीं, ये एक्चुअली में जो शॉर्ट कवरिंग होती है ना, तो उसके अंदर एक ना एक बड़ा नंबर सेल का दिखेगा आपको। और एक बात हमेशा याद रखना है, प्रिंसिपल के तौर पर बता रहा हूँ, एफ को समझने का, पकड़ने का तरीका, जब भी कैश में और फ्यूचर्स में बाइंग हो, समझ लेना बाजार थोड़ा और चलेगा। जब भी कैश में, ऑप्शंस में बाइंग हो, भले फ्यूचर्स में सेल हो जाए, तब भी बाजार चलेगा। लेकिन जब भी कैश में सेल होगा और ऑप्शंस में सेल होगा, समझ लेना बाजार अभी थोड़ा चलेगा नहीं, रुकेगा और ये ऊपर जाकर टकरा के आएगा। ये कुछ कुछ बैक टेस्टेड प्रिंसिपल है, किसी किताब में मिलेंगे नहीं, या आप 18 ऑफ स्वदेश की चैनल देखोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। हमने बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके, ऐसे सोच लो कि यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते हैं। कुणाल परार नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। 100 पॉइंट सुबह सुबह सोमवार के दिन, एक्सपायरी वाले वीक दिन देखने पे अच्छे लगते हैं। आपको आदत भी हो गई होगी, अब हमको भी आदत है सिर्फ हरे निशान ही देखने की। सर एक बार आपका टेक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, फिर स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बहुत ही बढ़िया वीक रहा पिछला। लगातार 5 दिन आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। एंड जो की लेवल्स थे, सारे के सारे लेवल्स के ऊपर निफ्टी ने जो है अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, बैंक निफ्टी ने भी अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ तक कि डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आली चार्ट पे दिया है। डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें आली चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखने को मिला है। इतना ही नहीं, आप देखिए सर, जो की मूविंग एवरेजेस है, अगर मैं बात करूं तो 50 एमए के ऊपर है फिलहाल। 100 एमए का एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो 23,522 के अराउंड है, और क्लोजिंग जो था वो 23,350 के अराउंड था। तो अभी भी ऊपरी लेवल पे देखने जाए ना डिग्बी जी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जगह बनी है। 150 पॉइंट, 170 पॉइंट। और अगर जिस दिन ये 100 डीएमए क्रॉस करेगा तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। एंड रिलीजियसली निफ्टी 100 एमए को फॉलो कर रही है, पहले भी कई बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया और अकॉर्डिंगली हमें मोमेंटम देखने को मिली। तो प्रेजेंट लेवल पे जो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो सबसे पहला लेवल है 23,522 का, यानी 23,530 का। एंड जिस दिन 23,530 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग आएगा ऊपरी लेवल पे, हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है डिम्पी जी, वो आपको तकरीबन 24,225, 24,300 का है, क्योंकि उसके उसके नीचे फिलहाल कोई हर्डल नहीं है। तो आपको वन वे ऊपरी लेवल पे 700-800 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एंड लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है, जो जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला था थर्सडे को, और उस टाइम पे जो गैप ओपनिंग बनाया था, वही का जो अपर रेंज है वही हमारा फिलहाल सपोर्ट बन जाता है, यानी कि 23,000 का ही सपोर्ट है। सो 23,000 एंड 23,530, ये मेन फिलहाल एक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और आपने एक बात सही कही, ऑप्शन चेन में भी अगर आप ये देखो तो थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस फिलहाल हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली आईटीएम में, ओटीएम में लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन है, और अगर आप पुट साइड देखो तो शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं इसके बेस पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बहुत ही बढ़िया आपने कहा था 48,000 ब्रेक नहीं हुआ। अगर 48,000 ब्रेक होता तो आई थिंक
आई थिंक हमें आज के ये लेवल देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आप देखिए 100 एमए के ऊपर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग है। इवन डबल बॉटम जो पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। सो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इवन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट ऑलरेडी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सो लेवल वाइज अगर बात करें 50,500 95 का राउंड का क्लोजिंग है। ऊपरी लेवल की बात करें तो फिलहाल जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 51,500 एंड जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 51,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट है वो 50,300 का है जो इसका 100 डीएमए है। सो दोनों इंडेक्स में एक अच्छे खासे लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही विस्तार से और एक-एक जो लेवल्स हैं जो आप ध्यान में रखिए। कुणाल जी की एनालिसिस है, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी बारीकी से अध्ययन करके, चार्ट का, बाकी डेटा का अध्ययन करके ये सारे लेवल्स आपको बताए जाते हैं। निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट है वो है 50,300 का, मतलब सपोर्ट काफ़ी ऊपर आ गया है और टारगेट जो यहाँ से बनेंगे 51,500 के और 51,700 के टारगेट बन जाएंगे निफ्टी बैंक में। निफ्टी की बात करें, सपोर्ट ऊपर आके अब 23,000 पर आ गया है और कुणाल जी का ये कहना है कि 23,523 के ऊपर की अगर कंफर्मेशन अगर आ जाए, अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर जो दायरे खुलेंगे सीधे 24,225 और 24,300 के। ये आप ध्यान में रख के चलिए। निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर ये पक्की वाली रणनीति आपको हमने बता दी है। अब सीधे स्टॉक्स पर आते हैं। थोड़ी देर में अपने अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे, उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि खबरें कौन सी आई हैं, रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं और बिग न्यूज कौन सी हैं जिस पर एक्शन आज बढ़ाएगा। लेकिन कुणाल जी से पहले जान लेते हैं कि उनके शेयर्स कौन से हैं जो आपके लिए वो रेकमेंड कर रहे हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? वेल, सबसे पहला जो स्टॉक है अभिषेक जी वो है एशियन पेंट है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में रिवर्सल के रूप में देखने को मिल रही है। 2301 के अराउंड का क्लोजिंग है। 2240 2240 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2350 का यहाँ पे टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। 2350 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होता है 2425 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह। और दूसरा जो स्टॉक है सर वो है इंडियन होटल। ना वो ये मंथ ऑलमोस्ट हम खत्म करने आ रहे हैं। आज 24 तारीख हो गई और नेक्स्ट क्वार्टर से Q1 के नंबर भी आना चालू हो जाएंगे। तो दूसरा स्टॉक Q1 के नंबर के बेस पे ही है इंडियन होटल्स, क्योंकि जिस हिसाब से एक अच्छी खासी गतिविधि हमें देखने को मिली है एंड जो महाकुंभ हुआ है उसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज है, अच्छे खासे नंबर पोस्ट कर सकते हैं। सो इंडियन होटल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 829 के अराउंड का यहाँ पे क्लोजिंग है। आप लो लेवल पे 810 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से 844 हमारा पहला टारगेट होगा और वो ब्रेक होता है तो आपको 870 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लेवल जो इंडियन होटल के मैंने बताया वो ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये 870 ब्रेक करेगा आपको ऊपरी डायरेक्शन में 950 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। नंबर का एक्सपेक्टेशन भी हम अच्छा खासा रख सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स के लिए 844, 870 और उन्होंने ये भी कहा कि 950 तक के भी लेवल्स आपके लिए पॉसिबल हैं। यह बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और इंडियन होटल्स ने जब हमने स्ट्रेटजी अनवील की थी आगे के लिए, हमने देखा था कि बहुत ही शानदार रन आया था और इसमें लोग एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। फिर से ये शेयर चल रहा है और कंजम्पशन का प्ले अगर आपको लेना है तो एशियन पेंट्स 2350 और 2425 रुपए के टारगेट आपके लिए बनेंगे। 2240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। तो दो बेहतरीन शेयर आपको कहें, मतलब बढ़िया शेयर रेकमेंड की है कुणाल जी ने, आप इनमें नजर जरूर रखिएगा। लेकिन एक बार बाजार पर जरा फंडामेंटल व्यू लेते हैं। थोड़ी देर में आपके लिए खबरें भी रखेंगे और कुछ और एक्सपर्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी जानेंगे। लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट देश के जाने माने हैं गौरांग शाह, जियोजित फाइनेंशियल के। गौरांग सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गौरांग भाई आप जरा ये बताइए, आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अब जो चिंताएं थी एफआईज को लेकर कम से कम वो पीछे छूट गई हैं, क्योंकि बैक टू बैक दो अच्छे आंकड़े आए हैं? और क्या लग रहा है कि अब जिन्होंने एंट्री नहीं की है अभी भी वक्त है बाजार में एंट्री करने का नई तेजी के लिए? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। देखते ही देखते 22,000 के नीचे वाला निफ्टी आज 23,350 के आसपास है और मेरे ख्याल से महज 10 या 12 दिन हुए हैं हमने वो जो स्तर देखा था और जिस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरे आकलन सही है तो 4 या 5 मार्च के आसपास हम 22,000 के नीचे गए थे
और आज हम खड़े हैं 23,350 के आसपास। और ज्यादातर ये जो बढ़त पिछले 10 दिन में आई है अभिषेक, ये उसके कारण है। और हमारी तो जुबान घिस गई थी कहते कहते कि अच्छा मौका है। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या हमने अब निचला स्तर पीछे छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगले हफ्ते अभिषेक 2 अप्रैल का सामना करना पड़ेगा हमें, जो कि तारीख निर्धारित की है बहुत ही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प साहब ने। और रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो शुरू हो जाएगी। उसका असर, उसका कितना सेवाओं पे और कितनी उत्पादन के क्या क्या चीजों पर लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, कब से लगेगा, ये सब प्रश्न अभी तक हमारे पास उसके उत्तर नहीं है। तो शायद उसको लेकर के थोड़ी एक असमंजस परिस्थिति हो सकती है। हमने 10 अप्रैल के आसपास या उसके पश्चात चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजों का भी सामना करेंगे। तो हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है। ये हफ्ते 27 मार्च को इस वित्तीय वर्ष की और महीने की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी है भी है। इसके चलते भी थोड़ा बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकता है। और जिस प्रकार से बढ़त देखिए पिछले 10-12 दिनों में, हो सकता है कारोबारी भी मुनाफा वसूलने आ जाए एफएनओ के एक्सपायरी के चलते बुधवार को या गुरुवार को। तो एक अच्छा रुझान हमने देखा अभिषेक। पहले तो उसका हमें मेरे ख्याल से आनंद उठाना चाहिए, जो निचला स्तर हमने देखा था और जो स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। अब इन सब कारणों को लेकर के थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं अब भी वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनियों में निवेश करते जाएं, मझौली छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत सावधान रहें, और हो सके वहां तक अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जिस प्रकार से बढ़त देखी है तो कारोबारियों को तो ये रहेगी कि अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस जो है ऊपर और नीचे की तरफ वो सिस्टम में डाल करके रखे, ताकि अगर कोई अनिश्चितता आती है तो आपको गलत जगह पर आप पकड़े नहीं जाएंगे। हमें लग रहा है बाजार यहां से सुधरेगा, चौथी तिमाही सहारा देगा। बाजार यहां से सुधरेगा, एफआईएस का सपोर्ट आ गया है, भारत के मैक्रोज बेहतर हैं और टैरिफ की जो चिंताएं हैं बाजार ने उसको अब डिस्काउंट करना सीख लिया है। एशियाई मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है अमेरिका की तरफ से, देखते हैं कि क्या कुछ लगता है, कैसा लगता है, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात यहां से नहीं है। तो गुरांग सर एक काम करते हैं ना, 2-3 शेयर आप लगे हाथ बता दीजिए जहां पर अगर किसी को बाजार के स्ट्रक्चर को देख के, इस रिकवरी को देखकर अब एंट्री करने का मन कर रहा हो, क्योंकि देखिए काफी वीक हैंड्स बाहर भी हुए हैं। जिन्होंने कभी बाजार में मंदी देखी नहीं थी वो बाहर निकले हैं बाजार से, अब थोड़े मैच्योर लोग भी आएंगे। आप जरा 2-3 शेयर बता दीजिए, आपका कन्विक्शन कहां पर है? जैसे हम हमारे ईटी नाउ स्वदेश चैनल पर हमेशा, आज भी हमने राय दी, पहले भी राय देते कि दिग्गजों पर ध्यान दें। तो 3 दिग्गज महारथ ही आप कह सकते हैं इसको। ऑटो क्षेत्र से एमएनएम, बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक, और चौतरफा फैला हुआ कारोबार एक कंपनी जो कि 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, वो है एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। शुरुआत कर दीजिए इस दर से, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पैसे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हो सके तो एसआईपी कर लीजिए। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका होगा शेयर बाजार में निवेश करने का इन तीनों ही कंपनी। गुरांग भाई, आपसे तो बातें हम करते रहेंगे, कुछ और शेयर्स भी आपसे पता करेंगे, और इस बीच कुछ खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वो भी ज़रा दर्शकों के सामने रख देते हैं। दुबे की पावर 2 यानी कि दुबे स्क्वायर या 2 की पावर होती है ना, जैसे हम पहले मैच में पढ़ते थे, ऐसे इस बार हमारे साथ फिर से शरद दुबे और वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। बताइए कौन से दुबे जी शुरू करेंगे, बड़े वाले कि छोटे वाले दुबे जी? और डिसाइड करें ना कौन बड़े वाले कौन छोटे वाले, मेरे को पता नहीं है। वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। देखिए डिम्पी की बड़े वाले दुबे कौन से और छोटे वाले दुबे कौन से, लेकिन हाँ क्योंकि स्टॉक की न्यूज़ है तो शुरुआत शरद दुबे करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले एमएनएम पे नजर डाल देते हैं। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि 3% जो है प्राइस हाइक हो सकती है। देखा जाए तो एसयूवी और सीवी दोनों जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का और एसयूवी, यहाँ पे अप्रैल के महीने से बढ़ोतरी
देखने मिल सकती है। ऑलरेडी हमने देखा हुंडई ने भी अनाउंस किया है, लगभग 3% का जो है इंक्रीज देखने मिला है, और भी बाकी सारे ऑटो कंपनीज जो है अप्रैल में प्राइस हाइक ले सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेंगलुरु में लैंड लिया इन्होंने, यह लंका एरिया है जहां पे लगभग 2500 करोड़ रुपए का सेल्स पोटेंशियल देखने मिल सकता है। इंडसइंड बैंक के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट आया है, यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन, एक बड़ी ऑडिट एजेंसी है, इनको जो है टैप किया है जहाँ पे ये जो फ्रॉड चेक्स है उनके अकाउंटिंग में उसको देखने के लिए। तो ये जो है सोर्स बेस्ड स्टोरी है एजेंसीज के लिए, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है इंडसइंड बैंक के लिए। एल&टी की बात करें तो सुब्रमण्यम शर्मा, इनको एलिवेट किया गया है, होल टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट थे एनर्जी सेगमेंट से, अब ये डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं और प्रेसिडेंट हो गए कंपनी के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। वही हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी की तो 250 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उन्होंने कमीशन किया है राजस्थान में। एलम्बिक फार्मा के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, यूएस एफडीए की जो है कंप्लीट हुई है इंस्पेक्शन उनकी गुजरात फैसिलिटी में। एनसीसी को भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट से आया है। एनएमडीसी के लिए एक रिलीफ आई है, यहाँ पे जो हड़ताल चल रही थी यूनियंस की वो अब खत्म हो गई है, अब वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करने वाले हैं नॉर्मली। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पे भी नज़र रखिएगा, आज आखिरी दिन है इसका ट्रेडिंग का, अब डीलिस्ट होने वाली है ये कंपनी, और ऑफ कोर्स इसका जो इम्पैक्ट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी थोड़ी सी न्यूट्रल या पॉजिटिव देखने मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए भी एक बड़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है जहाँ पर उनकी सब्सिडरी अपोलो हेल्थ को मैंने ऑलमोस्ट 11% स्टेक अक्वायर की है, केमेड से प्रमोटर से ही लिया है उन्होंने, 625 करोड़ का ये आंकड़ा आ रहा है। और आखिर में मन्नपुरम फाइनेंस पे नज़र देंगे, यहाँ पे नेट बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो है 40 लाख शेयर्स की बिकवाली की है, जो 0.5% स्टेक में जो है तब्दील होता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे नज़र रहनी चाहिए, खासकर कि ऑटो सेगमेंट और इंडसइंड बैंक में जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन अब चलते हैं हम वरुण के पास। वरुण, ब्रोकरेजेस में क्या कहा है, एनालिस्ट मीटिंग्स बहुत चल रही है, जिंदल स्टेनलेस, डीएलएफ का, तो क्या व्यूज आ रहे हैं जरा बताएं वरुण। चलिए, तो 2 स्टॉक्स है और रिपोर्ट्स 3 हैं, और जैसे कि आपने कहा कि एनालिस्ट मीटिंग चली, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टारगेट कट आए हैं, खासकर अगर आप देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो शुरुआत करूंगा मैं जिंदल स्टेनलेस के साथ। यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है और खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य इन्होंने घटा दिए हैं, 836 से घटा के अब 723 रुपये का लक्ष्य जो है वो यहाँ पे ये जिंदल स्टेनलेस पे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खासकर अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में एक मिसमैच है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी पे खासकर देखने मिल रहा है। इनका कहना है कि वीक एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए इस कंपनी को अपने वॉल्यूम जो है वो लो मार्जिन सेगमेंट की तरफ शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते इस कंपनी के मार्जिन जो है उसमें आगे चल के आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने अपना एक डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन था जयपुर में, उसको यहाँ पे डिफर कर दिया है 8 से 9 महीने का, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। इसके लिए इन्होंने अपने एबिटा एस्टीमेट जो है उसमें 5 से 13% FY25 से 27 के लिए काट दिए हैं, और इसके लिए प्राइस टारगेट काटा है 836 से काट के 723। अब बात करें डीएलएफ की, तो यहाँ पे नोमुरा की रिपोर्ट है और साथ ही साथ एंटिक की रिपोर्ट है। नोमुरा यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल रेटिंग है, 700 रुपये के लक्ष्य दे रहा है, और एंटिक को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने लक्ष्य काट दिए। हालांकि खरीदारी की सलाह है 1014 से काट के 863 का लक्ष्य दे रहे हैं। एनालिस्ट मीट थी, उसके की टेकअवेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता जो निकल के आ रही है वो प्री सेल्स की निकल के आ रही है। इनका कहना है कि जो लॉन्च पाइपलाइन है वो अनचेंज है, और मैनेजमेंट ने जिस तरह से कंजर्वेटिव प्री सेल्स गाइडेंस दिया है FY26 के लिए वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इसके लिए यहाँ पे एंटिक ने अपने एस्टिमेट्स को भी काटा है प्री सेल्स के, और साथ ही साथ एबिटा और ईवी बाय एबिटा जो है उसको भी काटा है, और यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है वो कटाए हैं। तो जिंदल स्टेनलेस हो या डीएलएफ हो, दोनों में प्राइस टारगेट कट आए हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने, एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। डीएलएफ देखा जा सकता है पहले ही, एक तो रियल एस्टेट थोड़ा डिफेंसिव भी है, थोड़ा एग्रेसिव भी है, और थोड़ा पोजीशनिंग भी ठीक है। कुणाल परार, एक बार जरा डीएलएफ के चार्ट देखोगे आप। डिम्मी जी, डीएलएफ के चार्ट की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आप देखिए आली चार्ट पर 100 MA के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, इवन आली चार्ट पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 681 के लेवल का। फिलहाल 695 के अराउंड का स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड डिम्पी जी, पहले भी 19 मार्च को हमने डीएलएफ खरीदारी करके चलने की सलाह दी थी। 703 एंड 720 का टारगेट है, 717-18 का हाई बनाया था, तो टारगेट तो आ गए थे, लेकिन वापस मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे डिम्पी जी। जैसा 680 का सपोर्ट बन गया है अभी जो रेजिस्टेंस था, तो 678 का हम यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन करके चलेंगे। 695 के अराउंड
क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट 708 का है, और अगर 708 ब्रेक होता है तो आपको 730 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक शेयर हमने आपको ऑर्डर मिलने से पहले ही थोड़ा बता दिया था, वो था एनसीसी, और उसके बारे में आपको नोटिस भी करवाया था कि ये शेयर अच्छा से बढ़िया से चल सकता है। अब ऑर्डर की खबर भी आई है, एक बार ज़रा दिखाइएगा। 1480 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है। एक एक हॉस्पिटल का ये रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, उसको रीडेवलपमेंट भी करेंगे। बिहार में होगा, मेडिकल कॉलेज सर्विसेज के अंदर आता है ये शेयर ऑलमोस्ट 206 हो गया। 195 पे हमने आपको नोटिस भी करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं। गौरांग भाई नमस्ते। एक बार एनसीसी आपकी लिस्ट में है, पुराना स्टॉक है। आपको भी प्रणाम डिम्पी जी हमारे तरफ से, और शुभ प्रभात आपको भी। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थापित, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है एनसीसी पर, और लक्ष्यांक जो है वो थोड़े हमने ऊपर की तरफ रखे हैं। और अगर आप किसी भी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी में निवेश करते हैं तो हमारी राय ये होती है कि आप 1-1.5 साल का नजरिया मत रखिए, 2-2.5 साल का रखिए, क्योंकि ऑर्डर बुक को पूरी करने के लिए जमीनी स्तर पर समय लगता है। 340 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है यहाँ से। अब आप ये कह रहे हैं कि बने रहें, और जिनको नया लेना है वो भी ले सकते हैं ना गौरांग भाई, मैं ऐसे ही समझूं? शुरुआत बिल्कुल करें, पूरी ताकत मत लगाइए, और थोड़ा बहुत यानी कि 100 रुपया निवेश करना है डिम्पी भाई, तो 25-30 रुपया 40 रुपया इस स्तर पर कीजिए, और गिरावट आती है तो और जोड़ते जाए धीरे धीरे करके। ठीक है, अच्छे शेयर की और अच्छे एनालिस्ट की यही पहचान होती है कि आपको एक साथ पैसा नहीं लगवाएगा, और दूसरा शेयर भी अगर अच्छा है तो तब भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भाव किसी के अधीन नहीं है, भाव मार्केट के फोर्सेस के अधीन है। फोर्सेस खराब होंगी तो उसको भी नीचे लेके जाएंगे, भले वो अच्छा शेयर ही क्यों ना हो। तो इसलिए पैसा बचा के भी रखो और पैसा लगा के भी रखो। ये नियम मार्केट के अंदर सबसे पहला नियम है जो फॉलो करना चाहिए। पैसा बचा के भी रखो और पैसा लगा के भी रखो, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवाते हैं। पूना वाला फिनकॉप हमने कई बार आपको नोटिस कराया, एक बार जरा स्क्रीन पर रेट दिखा दो। 4.5% और चल गया ये शेयर, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एक शेयर और भी है अडानी ग्रीन्स, लेकिन मैं इससे पूछने के बजाय एक शेयर जो और आया है मेरी लिस्ट में, पीरामल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल डॉट पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है ना। इसके ऊपर चलेगा, इसके नीचे खराब हो जाएगा। वो भाव होगा 1000 रुपये के आसपास का। कुणाल परार, आप तो लाइनों की ही भाषा समझते हैं, चार्ट्स की भाषा समझते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे 1000 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग, 1000 के नीचे ये वीक है। भगवान जाने ऐसे कैसे कैलकुलेट होता है, बट फिर भी है। आप एक बार जरा देख के बताइए, पीरामल एंटरप्राइजेस 1000 पे खड़ा है, ये वीक हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग होगा? वेल डिम्पी जी, मोस्ट वीक होने का स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, एंड स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है आली चार्ट पे 940 के लेवल का। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है 964 का, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। एंड आली चार्ट पे आप देखिए डिम्पी जी 100 MA के ऊपर, इतना ही नहीं, अगर आप 200 MA की भी बात करते हैं तो उसके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम फिलहाल जो है वो पॉजिटिव साइड की ही है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे यहाँ पे फिलहाल जो ऐसा ला रहा है डिम्पी जी 965 का है। एंड टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट बराबर छोटा सा होगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 1020 से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वो 200 DMA का है। लाइकली चांसेस है ब्रेक होने का, लेकिन 1020 का हम पहला टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। और जिस दिन ये लेवल ब्रेक होता है, आपको वन वे डायरेक्शन में ऊपरी लेवल पे 1080 से लेके 1140 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी बुलिश साइड का है। पिछले 4 दिन में जो वॉलेटिलिटी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वॉलेटिलिटी के साथ मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 965 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक शेयर सर आपको और भी देखना होगा, और शेयर है KPIT टेक का। ये शेयर भी बढ़िया से ट्रेड हुआ शेयर है। कुछ मैं एक बार अपना ज़रा चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, आप ज़रा देख भी लीजिएगा इसको। ये एक अटेम्प्ट लेगा अभी थोड़ा और ऊपर आने की, और शायद थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह भी कराए। बिल्कुल जंक्शन पे आके रुक रहा है, एक बार मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किया, देखिएगा आप। और ये जस्ट एक मिनट है ना,
अब देखिए ये 50 दिनों के एवरेज को ब्रेक करने की कर रहा है तैयारी, यहाँ से बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। आईटी की कंपनी है, पिटे हुए शेयर्स हैं, थोड़ा ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। कुणाल भाई एक बार ज़रा चेक कर लो, है ट्रेड लेना है कि छोड़ देना है? वेल, ट्रेड लेके ही चलेंगे डिम्पी जी, बिना घबराए ट्रेड लेने की सलाह रहेगी इसमें। हाली चार्ट पे 200 MA के ऊपर है, स्टॉक नियर टू ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखने जाए तो आरएसआई में फिलहाल एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिला है। 50 के ऊपर आरएसआई है। इवन वीकली चार्ट पे देखने जाए तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो फिलहाल काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक के लिए बन चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है वो 1265 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1365 का पहला टारगेट है। और जैसे ये स्टॉक ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 1430 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी 8 से लेकर 9% तक की मोमेंटम ये स्टॉक हमें प्रेजेंट लेवल से दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 1265 के एसएल के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो ये स्टॉप लॉसेस हमने लगा दिए 1265 का और 1365, 1430 तक के आपके टारगेट बनेंगे। केपीआईटी के साथ आईटी में आप हल्की फुल्की शुरुआत भी कर सकते हैं। और गुरांग भाई का जो फॉर्मूला है संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त है और एफआईज भी लौट आए हैं। तो क्यूज बाजार के लिए सपोर्टिव हैं, कंस्ट्रक्टिव दिख रहे हैं। चलिए शेयरों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरांग सर, आपका एक बड़ा पसंदीदा शेयर हुआ करता था डीसीबी बैंक। हमने फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग देखी है और देखिए पुराना बैंक है, काफी सस्ता उसका पी मल्टीपल है, नतीजे भी है जो पिछली तिमाही के आए थे अच्छे आए थे, लेकिन चल नहीं पाता है। प्रॉब्लम इसमें क्या है गुरांग सर, और इस लेवल पर आप सलाह क्या देंगे? मेरा एक फोन आया था, तो आप मेरे ख्याल से डीसीबी बैंक की बात कर रहे हैं। क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी गुरांग सर बिल्कुल। तो अभिषेक भाई देखिए, पहले तो ये बैंक की परिस्थिति बहुत ही नाजुक, नतीजों को लेकर के कोई इतना बड़ा उत्साह नहीं है। और अगर आप बैंकों की श्रेणी में तुलना करें, उदाहरण के तौर पर, ये मात्र उदाहरण दे रहा हूं, तो डीसीबी बैंक और फेडरल बैंक ले लीजिए, डीसीबी बैंक और सिटी यूनियन बैंक ले लीजिए, क्योंकि आप इसकी तुलना कर सकते हैं छोटी मझोली बैंक की श्रेणी में। पिछले साल 1.5 साल में डीसीबी बैंक ने क्या किया और पिछले साल 1.5 साल में फेडरल बैंक जैसी बैंक ने या फिर सिटी यूनियन बैंक जैसी बैंक ने क्या किया। तो पहले तो कवरेज नहीं है डीसीबी का ऊपर, इसलिए मैं खरीदारी या बेचने की या बने रहने की तो राय देने की परिस्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि इस बैंक की तुलना में मुझे लग रहा है फेडरल बैंक या सिटी यूनियन बैंक, या फिर अगर आपके पास थोड़ा जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है और नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबा हो। फर्स्ट बैंक अच्छा विकल्प हो सकता है और सही प्राइस पर भी आपको ये शेयर मिल रहा है। कुणाल जी, बीएसई के शेयर में हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी रिकवरी है, 4000 रुपए तक फिसला, वहां से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक अच्छी बाइंग। देखिए ये शेयर ऐसा है ना कि चलता है तो बड़ी बड़ी तेजी दिखाता है। हालांकि वो जो एनएससी ने अपने वायदा एक्सपायरी में जो बदलाव करने का फैसला किया था, उसके बाद हमने बीएसई में काफी ज्यादा गिरावट देखी, लेकिन अब भाव फिर से आ गए हैं 49,000 रुपए के आसपास, 4900 रुपए के आसपास। क्या आपको लगता है कि यहां से अभी मौके हैं, तेजी करनी चाहिए शेयर में? वेल, जिस हिसाब से स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, 4478 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 200 DMA का सपोर्ट भी लिया है और अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। बट थोड़ा सा फिलहाल यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। 4820 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फर्दर अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है और स्टॉक 5020, 5030 तक के लेवल भी दिखा सकता है। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए वेट करके चलने की सलाह है, होल्ड करके चलिए। नई खरीदारी हम 4820 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है उसके बाद ही खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। इसी को लेकर ये व्यू। इंडसइंड बैंक आज भी शेयर फोकस में रहेगा। ग्रैंड थॉर्नटन को कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है और कंपनी फोरेंसिक ऑडिट करेगी। जो भी बैंक ने डिस्क्लोजर दिया था कि उनके डेरिवेटिव खातों में कुछ गड़बड़ी हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, उसके बाद इस ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक और सफाई आई है बैंक की तरफ से। एक अफवाह भी चल रही थी कि सीईओ और डिप्टी सीईओ अपने पद छोड़ सकते हैं, तो बैंक ने उसका खंडन किया है।
इंडसइंड बैंक 690 रुपए के आसपास का भाव है। गुरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, बैंक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, शेयर की जो पिटाई होनी थी पिटाई भी हुई, और लेकिन जो रिकवरी आनी चाहिए लोअर लेवल से वो रिकवरी मिसिंग है अभी। आपका इंडसइंड बैंक को लेकर क्या व्यू है? मान लीजिए जांच होती है और जो आंकड़े बैंक ने दिए वही आंकड़े निकल के आते हैं, क्या उसके बाद आपको लगता है कि भरोसा रिस्टोर हो जाएगा इंडसइंड बैंक पर? अभिषेक, समय लगेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक पर हमारी बने रहने की राय है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप किश्तों में धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक दो चीज पर एतराज या फिर प्रश्न चिन्ह आप कह सकते हैं। पहले तो बाजार की प्रतिक्रिया के पहले अगर ये आकर के अपने डेरिवेटिव में जो भी परिस्थिति है वो बता देते, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की परिस्थिति उभरने नहीं होती, या फिर सीमित मात्रा में करेक्शन होता। दूसरी बात, खबरों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी जीव पहले से इनको पता चलता था कि क्या होने वाला है और टिप्पणियां कर देते हैं। फिर आरबीआई ने भी मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण दिया, और बैंक ने आकर के भी इस्तीफों लेकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है। अब जांच में क्या उभर करके आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से अब आपको रिकवरी आएगी अभिषेक, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और ये जो 15,500 करोड़ के आसपास का डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा मुझे सुनने में आया है, अब कितना है तो मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वहां पर पता चलेगा। लेकिन इसका जो खामियाजा है या हर्जाना है, इंडसइंड बैंक को शायद पहली या दूसरी तिमाही तक झेलना पड़ेगा, जिसके कारण जो शुद्ध मुनाफे का आंकड़ा है, ये अनुमान है मेरा, वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, हम आंकड़ों की चर्चा कर भी रहे थे कि देखिए 1600 करोड़ रुपए के आसपास का वो लॉस की खबर आई थी, लेकिन उसके 10 गुना ज्यादा बैंक के मार्केट कैप में गिरावट आई थी। तो बाजार ऐसे सीवियर पनिशमेंट भी देता है जहां थोड़ा आभास हो जाता है कि नहीं कुछ कुछ गड़बड़ी चल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर भी खबर आई है कुणाल जी कि इन्होंने बेंगलुरु में जमीन खरीदी है और वहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे, जिसकी वैल्यू करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। प्रॉपर्टी स्टॉक्स में हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं, मतलब लोअर लेवल से सपोर्ट लेके, हालांकि गिरे काफी ज्यादा हैं ये। आप जरा ये बताइए कि देखिए आज तो खबर के आधार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर भी व्यू दीजिए, और अगर कोई और शेयर भी आपको अच्छा लग रहा है, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी या फिर लोढ़ा में से स्पेशली, आप उस पर आ दीजिए। अच्छा, कुणाल जी तक आवाज हमारी जा नहीं रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और जाने माने एक्सपर्ट प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, पहले जरा ये प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर दे दीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी समेत, तो उसके बाद आपके शेयर भी जानेंगे। जी अभिषेक जी, ओवरऑल हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 2150 स्पॉट के जस्ट नीचे थी, और इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है 2200 का। मुझे लग रहा है यहाँ तक कंफर्टेबली जा सकता है, बट जैसे आपने कहा अगर कोई गैप अप हो तो मैं चेज नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ये 2200 के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद मैं पोजीशन लूंगा विद स्टॉप लॉस एट 2175 2175 1% रिस्क, और वहां से मेरे टारगेट होंगे 2250 2275। बट कोई गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने कहा क्लोजिंग अबाउट 2200 के लिए वेट कीजिए, वो एक बेहतर रणनीति होगी। प्रॉपर्टीज को लेकर रिव्यू। प्रशांत जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आप क्या बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं आज? जी मेरे रडार में टाटा पावर है, करंटली ऑलमोस्ट 380 के कगार पे बाउंड्री पे क्लोज हुआ है स्पॉट लेवल। यहां से मुझे लग रहा है पहले तो एक जो पुल बैक है वो कम से कम 200 दिनों की एवरेज जो 390 पे वहां तक जा सकता है, बट ओवरऑल पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 400 तक भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस डे लो यानी करीबन 368 365 के जोन में रख के एक पोजिशनल अप्रोच रखेंगे 400 के टारगेट के लिए। टाटा पावर के लिए 400 रुपए तक का टारगेट, और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सिर्फ पावर वाले नहीं, एनर्जी बास्केट में ओवरऑल तेजी रही है। हमने कोल इंडिया के शेयर में तेजी देखी, ओएनजीसी या फिर रिफाइनिंग वाले स्टॉक से वो भी शेयर चले, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज 9 के नौरत्न शेयर कौन से हैं, यानी कि वो 9 शेयर जहां पर आज एक्शन जरूर दिखेगा। उसके लिस्ट लेकर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो M&M पे नजर रखिएगा, एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है
कि ये प्राइसेस जो है लगभग 3% तक बढ़ा सकता है M&M अपने एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और ये अप्रैल से लागू होने वाला है। और हाल ही में हुंडई ने भी अनाउंस किया था कि इन्होंने 3% की जो है प्राइस हाइक लेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बेंगलुरु में लैंड पार्सल एक्वायर किया है जिसका सेल्स पोटेंशियल लगभग 2500 करोड़ रुपए का है। इंडसइंड बैंक जो है यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, एजेंसी से खबर आ रही है कि इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को जो अप्रोच किया है फ्रॉड चेक्स के लिए और अकाउंटिंग केस के जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। एलेंबिक फार्मा की बात करें तो कंप्लीशन हो गया यूएस एफडीए द्वारा उनके एपीआई प्लांट में गुजरात में। वही एनसीसी की बात करें तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर जो है बिहार मेडिकल सर्विसेज से आया है। एनएमडीसी पे फोकस करें तो यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ यूनियंस थी अब अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जो हड़ताल का माहौल था अब वो कम हो चुका है। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट ब्लॉक में नाम आया है बोफा सिक्योरिटीज़ का, जहाँ पे लगभग 40 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है। 0.5% इक्विटी जो है बल डील में जो है इनका नाम देखने मिला है। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो नुवामा ने जो है बड़ी टारगेट प्राइस कट की है, यहाँ पे 836 से 723 का है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके जो है थोड़ी चिंता ज़रूर हुई है, जिस तरह हाई मार्जिन से लो मार्जिन की तरफ जो है कंपनी जा रही है एक्सपोर्ट्स को लेके। डीएलएफ पे भी आज नज़र रखिएगा, एंटी की रिपोर्ट आई है, एनालिस्ट डे था, मेंटेन बाय रखा लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ी कट हुई है 1014 से 863 तक। और प्री सेल्स पे जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी मॉडेस्ट ग्रोथ रहेगी, बट ओवरऑल जो कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ये अपना इंटैक्ट रखे हैं जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, ये 9 के 9 शेयर आपने देखे। हमने ऑलरेडी डीएलएफ के बारे में चर्चा की, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में और चर्चा की है, और ऑलमोस्ट लेवल्स भी फ्रीज हो गए हैं। एक बार जरा निफ्टी के लेवल्स दिखाइएगा तो 23,500 के ऊपर हम खोलेंगे, 165 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको पर स्क्रीन पे भी दिखे होंगे, हमने टॉप बैंड्स में भी इसको बकायदा डाला हुआ है। तो इट्स वेरी गुड साइन कि 23,500 वाला तो ट्रैप ही है, मतलब 23,500 के ऑल्दो 23,200 तक शॉर्ट कवरिंग पहले से ही हो रही थी, बट 23,500 की शॉर्ट कवरिंग का भी ट्रिगर आज दब सकता है बटन, और फिर 0.1% ऊपर 164 पॉइंट कम नहीं होते हैं निफ्टी के और चल जाना। अगर बैंक निफ्टी भी सेम वैसा ही चले, एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी फ्रीज लेवल दिखा दीजिएगा। हाँ, तो ये एक अच्छा बढ़िया ट्रेड हो सकता है। प्रशांत सावंत, ऑप्शंस का ट्रेड अभी लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? ये एक्सपायरी का वीक है 27 तारीख, आज 24 तारीख का ट्रेड होगा, बट वो गैप मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी शायद मिलती, लेकिन वो गैप के साथ खत्म ना हो जाए। जी डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने कहा गैप मिल रहा है तो मैं अवॉइड करूंगा, कंफर्ट लेवल या रिस्क मैनेजमेंट होगा नहीं कंसिडरिंग जिस लेवल पे हम ओपन हो रहे हैं। तो मैं फिलहाल वेट करूंगा और देखूंगा कि इस हफ्ते में किस तरह से कोई डिप आए या कोई एक अच्छी प्राइस एक्शन हो जहाँ पे कम रिस्क पे एंट्री मिले, वहां पे अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल चेज नहीं करना चाहिए। फिलहाल चेस तो नहीं करना चाहिए, इसके साथ तो मैं भी एग्री करता हूँ। ऑल्दो ये वैसे एक्सपायरी का वीक था, इसमें और 0-0 वाले ट्रेड काफ़ी मिल जाते हैं, बट फिर भी मेरे को लगता है अभी थोड़ा रुक के काम करेंगे तो ज़्यादा बात बनेगी। अभी एकदम से उतर के आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एक शेयर और है, रिलायंस क्या हेल्प करेगा इस पूरे हफ्ते? पिछले हफ्ते काफ़ी उम्मीद थी, थोड़ा चला भी 1300 के करीब, आज जब दिख रहा है मेरे को ये। एक बार कुणाल परार, अच्छा शिवांगी शारदा भी दिख रही है। शिवांगी मैम नमस्ते, अभी आपके पास आ रहा हूँ। कुणाल परार से बस रिलायंस के बारे में पता कर लूँ, ऑल्दो आपकी भी कॉल थी रिलायंस की, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देने हैं, बट कुणाल परार एक बार जरा लेवल्स बता दीजिए। आज 1290 मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। वेल डिम्पी जी, रिलायंस की बात करें 1290, मतलब है आप देखिए अच्छा खासा ओपनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और लाइकली चांसेस है स्टॉक को ऊपरी लेवल पे हमें 1330 और उसके बाद 1360 तक के लेवल देखने के लिए रेडी दिखा सकता है। फ्लैग फॉर्मेशन के यहाँ पे ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, तो अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है रिलायंस में। फिलहाल नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, एक बार मोमेंटम स्टेबल हो जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। वापस लेवल बता देता हूँ, 1330 और 1360, ये दो लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। और इस बीच अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स देख रहे हैं तो वो 200 दिनों की एवरेज पे खुलेगा, 50,962 का लेवल था, 82 खुल रहा है, तो ये 200 दिनों की एवरेज है। शिवांगी शारदा नमस्ते, आप सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से मेरे को लग रहा है अभी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपने ट्रेड बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ट्रेड सेटअप के लिहाज से हम देख रहे हैं कि काफी बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। वीकली बेसिस पे भी निफ्टी जो है अपना हाईएस्ट वीकली गेन्स दिया है पिछले 2 सालों में। तो कंसिस्टेंटली बाइंग है पूरे पॉकेट्स में। निफ्टी भी एक
23,700 के लेवल्स के लिए हेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी नजर कंजम्पशन स्पेस में है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहा है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट की अट्रैक्शन काफी हुए हैं यहाँ पे, और महीने के लास्ट वीक में है हम एक्सपायरी के, और रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस तरह से फॉलो अप बाइंग है, तो यहाँ पे मेरी नजर है वीकली बेसिस पे एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर और नेगेशन होते हुए दिखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। तो खरीदारी की सलाह है 1160 के टारगेट्स के लिए और 1100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है और इसके लेवल्स वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह सब आपके सामने हैं। खूब भालो, बहुत बढ़िया आपने शेयर दिया, अच्छे से दोनों शेयर्स हमने नोटिस कर लिया। आज गोदरेज के इनफैक्ट दोनों शेयर्स काम आएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आप देखिए गैप के साथ खुल रहा है, बकायदा 2%, और गोदरेज कंज्यूमर शिवांगी शारदा की लिस्ट में भी है। 1160 का टारगेट है, 1100 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल मार्केट्स बढ़िया है, बाजार अब खुलने को है, इसलिए मैं सीधा एनालिस्ट के पास ना जाके पहले ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ रुख कराऊंगा आपका। और इस समय अगर आप देखें, एक चीज़ आप देखेंगे, आप ना 13 के विक्स पे शॉर्ट कवरिंग लेके आ रहे हैं। इस बार जो आपका साथ विक्स ने दिया है ना, किसी इंडेक्स ने नहीं दिया। इंडेक्स मतलब कहने का इस पैरोमीटर से आपने बहुत अच्छे से जज किया कि बाजार बिना हीट अप हुए धीरे धीरे करके जोड़ रहा है। नहीं तो ये विक्स इस तरह की तेज़ी में तो 15.5 तक 16 तक भी पहुंच गया होता, लेकिन अभी भी 13 का विक्स है। ये बहुत अच्छा साइन है, आपको रूम देता है और गैप को एडजस्ट करवाता है और बिना हीट करवाए हुए। नहीं तो आप देखो ना, आपका पीसीआर अभी भी निफ्टी का तो पीसीआर 1.20 से भी नीचे है ना, 1.07 अराउंड है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार बिना हीट हुए चला है, और अच्छी चीज़ ये है कि ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के बिल्कुल मुआने पर आ गया है। तो इस बार जो रोल ओवर की कॉस्ट आएगी वो उन्हीं लोगों को पड़ेगी जिनके अभी तक रेट नहीं आए। नहीं तो जिनके रेट आए हैं, चाहे तो अपने वो स्टॉप लॉसेस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो सौदे को धीरे धीरे करके काट भी सकते हैं। खैर, एनी हाउ 165 पॉइंट के गैप के साथ निफ्टी खोल रहा है आज, और ये 23,515 का लेवल्स है और 50,982 का लेवल्स है बैंक निफ्टी पे। रिलायंस की जो कॉल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज ये करीब 1290 के आसपास खुल रहा है। और इसके अलावा जो शेयर्स और भी हैं तो मैं आपको धीरे धीरे करके जैसे ओपनिंग होगी उसके साथ में बताता चलूँगा, लेकिन बढ़िया ओपनिंग आज मार्केट्स की मिल रही है, इसको बचा ले काम बन जाएगा। आपको 140 पॉइंट का टिक अभी दिख रहा होगा, 23,483 निफ्टी का, और करीब 50,800 850। बैंक निफ्टी 260 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक्स 3% ऊपर खुला, बट अभी भी 13% पे ही है वो। HDFC बैंक में हल्की सी 6 रुपये की बढ़त है, बट आज रिलायंस कमाल कर रहा है। एक तो गैप अच्छा, ऊपर से टिकाने की कोशिश भी है, थोड़ा डिले आ रहा है बट अच्छा आ रहा है। बाजार को अब ऐसे शेयर्स की ही ज़रूरत है। 1290 के आसपास आप देख पा रहे हैं इस समय रिलायंस आपको दिखेगा। अब कुछ चीज़ मैं आपको और भी नोटिस कराता हूँ, जो और शेयर्स आज स्ट्रेंथ वाले खुल रहे हैं या फिर बढ़िया खुले हैं, एक एक करके देखते जाइएगा जरा। पहले आते हैं निफ्टी पे, बजाज फाइनेंस दिखाइए स्क्रीन पर, बजाज फाइनेंस। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं NTPC, आप दिखाइए SCL टेक, आप दिखाइए हिंडाल्को, और रिलायंस तो ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस करवा दिया। इन सभी शेयर्स में आज शुरुआती बढ़त है। आज निफ्टी के टोटल 50 शेयरों में से अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा शेयर नहीं दिख रहा जहाँ पर आपको थोड़ा सा दबाव दिखे, है ना। तो बड़ा ऐसा नोटिसेबल शेयर नहीं, हल्का सा डीवी स्लैब के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में तो है, अदरवाइज किसी में नहीं है। इसके अलावा हिंद पेट्रो आप दिखा सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं IGL भी और गेल भी। दोनों गैस के स्टॉक्स भी करीब करीब 2% ऊपर है और दोनों ही बढ़िया इस समय कामकाज करते हुए। IGL, MGL और गेल ये पिछले हफ्ते से ही चल रहे हैं, आप ये सब शेयर नोटिस कर लीजिएगा। 23,500 के ऊपर आके मार्केट ना केवल पहला टिक आया बल्कि अब इसके ऊपर वापस ही ट्रेड कर रहा है। एक झटका लगा था बट वो एडजस्टमेंट्स का झटका था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और करीब 350 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने भी अपने ओपनिंग के लेवल को बीट कर दिया वापस से, और अब हम नई जर्नी पे चल चुके हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस जर्नी तक अपने पेशेंस को रखा। भारतीय ग्रोथ मार्केट है एक ऐसा व्यू पॉइंट रखा और शेयर्स पे अपना कन्विक्शन बनाए रखा, और उन 26,000 करोड़ रुपए जो आते हैं SIP में, उन सभी SIP होल्डर्स के भी पोर्टफोलियोज काफ़ी अच्छे से ऊपर आए होंगे। उन सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। अब जरा मैं कुछ और शेयर्स नोटिस कराता हूँ, फिर हीट में आप आ जाएंगे और फिर मेहमानों से मैं आज ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा ताकि आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड आ पाए। एक बार जरा ग्लैंड फार्मा भी दिखाना, आज ये भी बढ़िया चल रहा है। आज
और इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस भी करीब 3% ऊपर है। अब ये आपके सामने वो इंडेक्सेस का इंडिकेटर्स है, ट्रैकर्स हैं, तो ये सब हम आपके सामने रखते हैं। मेटल्स और फार्मा में आज दोनों में हरे निशान है, ये ऑल्दो थोड़े डिफेंसिव है। नीचे मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक एंड आईटी, ये आपको सब दिख रहा है और सभी के अंदर आज शुरुआती बढ़त है। अच्छी चीज़ क्या है कि आज निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़िया है। अगर आपको वैल्यू हंटिंग करनी पड़ेगी तो निफ्टी आईटी के अंदर करना। केपीआईटी हमने एक शेयर अफसर से भी पूछवाया भी था थोड़ी देर पहले कुणाल परार से, ठीक है ना। तो अगर आप वैल्यू हंटिंग करें तो गो टू द आईटी, अगर थोड़ा वैल्यू हंटिंग नहीं करनी है तो फिर थोड़ा आगे पीछे देख के चलना था, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वगैरह को भी अच्छे से फॉलो करना। अब आ जाते हैं, ये केपीआईटी का शेयर भी आ गया बाकायदा, देखिए अब 1.5% ऊपर है और एक खुलने के बाद ही चला है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बड़ा गैप आया, ये बताने के लिए सफिशेंट है। एनी हाउ जरा हीट मैप अब जरा जल्दी से दिखाते जाइए ताकि सभी सेक्टर्स का एक व्यू पॉइंट पता लग पाए कि हाँ जी कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे खड़ी हुई है। पहले निफ्टी लेके आना। निफ्टी के अंदर आपको जो टॉप गेनर्स दिखेंगे स्क्रीन पर वो दिखेंगे L&T और NTPC, ये शेयर्स आपको हीट मैप के अंदर ऊपर में दिखेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड भी आज ऊपर है, BEL भी आज ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक तो जैसे मैंने कहा ये 2025 का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक हो सकता है। 1900 का रेट था, आज 2100 का रेट देख के और अच्छा लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। और आप चेक करना चाहो भले चेक कर लो, मतलब इसमें कोई मैं ऐसा बोल रहा ऐसा नहीं है। अब देखो कि इसने गिरावट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, ये सब के सब शेयर्स भी हरे निशान में है और अमूमन सब में बढ़त आधे % या 1/4% से कहीं ज़्यादा की बनती है। तो ये एक और अच्छा साइन है कि बैंकिंग काउंटर्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, कोई फटीक नहीं है। 1.2 PCR होने के बावजूद भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। निफ्टी का आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, इन्फोसिस थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, ये भी अब फ्लैट हो चुका है, बस एक कफोर्ज है जिसको छोड़ना होगा, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर आपको आधा % ऊपर भी दिखेंगे। ये मेटल के इंडाइसिस हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक है ग्लोबल मार्केट्स वगैरह में, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, ठीक है जी। और भी कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। अब मेरे दो सहयोगी जो है मेहमानों से कनेक्ट करके आपके ओपनिंग का ट्रेड लेके आ रहे हैं। तो बाजार ने शानदार शुरुआत की है हफ्ते की, और जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा बाजार ने दिए हैं। 150 अंकों पर है निफ्टी, 160 अंकों पर 23,500 के ऊपर टिक रहा है, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 400 अंकों की, और निफ्टी के 50 में से 44 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे सभी के सभी एक्सपर्ट तैयार हैं, प्रशांत सावंत, कुणाल परार और शिवांगी साड़ा, साथ साथ गुरान शाह भी हमारे साथ हैं और ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे। शिवांगी जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में, आपने क्या खरीदे हैं अभी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी नज़र जा रही है पेटीएम पर, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक में हमने देखा है कि लोअर जोन्स पे एक अच्छी सपोर्ट लेते हुए दिखा है, और वीकली बेसिस पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का नेगेशन होने के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो स्लो एंड स्टेडी रहा है पिछले एक हफ्ते में, बट एटलीस्ट अपने एक पिछले जो रेजिस्टेंस लेवल्स था, हम देख रहे थे कि 750 को ये काफी जोन्स को काफी पकड़ के रखा था, तो वो सरपास करते हुए दिखा है ये स्टॉक, और अच्छी बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट जो है 785 के टारगेट्स के लिए, और 750 के एक सपोर्ट के साथ। 785 का टारगेट, 750 का सपोर्ट। इस बीच निफ्टी बैंक ने 51,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 48, 49, 50, 51, ये देखिए बैक टू बैक अच्छी तेजी हो रही है, और इस वक्त 425 अंकों से ज्यादा की तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ, अगर हम ज्यादा तेजी की अगर बात कर लें तो कोटक बैंक की रफ्तार लगातार बनी हुई है, 2% के आसपास की तेजी वहां पर है, और इसके अलावा एक्सिस बैंक के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। ये स्टार परफॉर्मर आज के हैं निफ्टी बैंक के। रिलायंस की अच्छी शुरुआत हुई थी, ये हमने आपको बताया भी था। कुणाल जी आप जरा बताइए कि आपने बाजार में क्या खोजा अभी, कहां पर ट्रेड के अच्छे मौके आपको दिख रहे हैं? वेल, रियल एस्टेट पे फोकस है फिलहाल। मोमेंटम पॉजिटिव साइड का खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोढ़ा डेवलपर्स जो फिलहाल 1270 के अराउंड है, प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे 1190 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो 1250 का पहला टारगेट हो, जैसे ब्रेक होता है आपको 1320 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लोढ़ा
1190 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। पिछले हफ्ते भी हमने काफी शानदार तेजी देखी थी और उस तेजी को कंटिन्यू कर रहा है ये शेयर। अगर हम पिछले 5 सत्र की 6 सत्र की बात करें तो ये शेयर करीब 15% ऊपर आ गया है, 1200 रुपए के ऊपर चला गया है। 1190 का स्टॉप लॉस, 1250 और 1320 की ये दो टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। पहले 1250, उसके बाद अगर वो टिक गया तो फिर 1320 की तैयारी आप कर लीजिएगा इसमें। प्रशांत जी आप बताइए, आप क्या खरीदवाएंगे? तो अभिषेक जी, सबसे पहले एक अपडेट दूंगा। सुबह हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था बिफोर द ओपन, और तब मैंने कहा था कि चेज मत कीजिए, 2200 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है, इसको कूल डाउन होने दीजिए। अगर आप हाई देखे, बिल्कुल 2200 के आसपास ओपन हुआ था एंड इट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5-2%। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि इमोशनली किसी को चेज मत कीजिए, बी एट द राइट लेवल्स और वहां पे एंटर कीजिए। जहां तक अभी की बात है, बेस्ड ऑन द ओपनिंग, मुझे लग रहा है अगर हम इंडियन होटल्स के पैटर्न को देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऊपरी लेवल्स पे पिछले 3 दिनों में बिकवाली आ रही थी, हम उसको ओपनिंग में ही उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स, और मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 820-822 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइस थी थोड़ा नीचे, यानी 875-870 के आसपास हम पोजिशनली जा सकते हैं। ये जो टारगेट आप दे रहे हैं प्रशांत जी ने, सेम यही टारगेट 870 के और फिर 920 के टारगेट दिए थे कुणाल जी ने, और बाजार खुलने से पहले ये भी शेयर हमने सुझाया था दर्शकों को। तो इंडियन होटल्स, हमारे दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इस शेयर को लेकर, और बढ़िया तेजी इस शेयर में हो रही है। गैस वाले शेयरों में अच्छी गर्मी है। एक बार शिवांगी आप नजर डालिए, गेल में हम देख रहे हैं कि 5-5.5% की बढ़िया तेजी है और बहुत अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से। आईजीएल का शेयर फिर से हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि रिफाइनिंग वाले शेयर बहुत चले थे। ये गैस वाले शेयरों में अगर एक शेयर अगर आपको चुनना है शिवांगी, आपकी पिक कौन सी होगी? जी बिल्कुल, गैस के सेक्टर में मेरी नजर जा रही है एमजीएल पर, जहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रांग है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी हुई है। हायर लेवल से थोड़े डिप ऑफ जरूर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, बट अच्छी बात ये है कि फॉलो अप जो है वो सस्टेन हो रहा है 1385 के ऊपर, जो कि एक रीसेंट रेजिस्टेंस भी था। तो जब तक ये स्टॉक 1385 के ऊपर होल्ड करता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1450 तक के बनते हुए दिखेंगे। 1385 का एक अहम लेवल रहेगा। 385 का एक अहम लेवल होगा महानगर गैस के लिए। अच्छी तेजी का सिक्सर लगाया इनफैक्ट। और इस बीच आप देखिए, हमारी टिकट टीम लगातार आपको आंकड़े फ्लैश करके बता रही है कि निफ्टी बैंक में ये जो तेजी हुई है 51,000 के लेवल के ऊपर के जो स्तर आए हैं वो कितनी क्रूशियल है। 200 डीएमए के ऊपर आ गया है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम इन्वेस्टर डीएमए भी कहते हैं। और इसका पार होना निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस का यहां से बढ़ने का ये सूचक है बाजार में निश्चित तौर पर। इसमें जोड़ देता हूँ इसमें 5, 20, 50, 100, 200 ये सभी एवरेजेस के ऊपर है। 5, 50, 20, 100, 200। अब बैंक निफ्टी सभी एवरेजेस के ऊपर है, यानी कि आप 200 दिनों तक के जो भी आपके हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स भी होंगे, अब उसको भी बैंक निफ्टी ने पार कर दिया। और ये बात कहने की है, मतलब हम पता नहीं लगता कई बार, आप 48,000 से 51,000 पहुँचे हो। 6,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का नुकसान हुआ था, 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गेन करके 50% ऑफ द लॉस, यानी कि टोटल हाई से बता रहा हूँ मैं, टोटल हाई से जो लॉस था उसका 50% ऑफ द लॉस की रिकवरी कर चुका है। तेजी से निफ्टी बैंक गया है, ऐसा नहीं कि 48,000 से 51,000 तक आने के लिए बैंक निफ्टी में बहुत समय व्यतीत किया हो। ये बहुत मुश्किल, ये 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन का ये पूरा का पूरा खेल है और ये लेवल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 12 के 12 शेयर आज मजबूती के साथ निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की अगर हम शेयर की बात करें, करीब 1800 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। कोटक बैंक 2000 रुपए के ऊपर टिककर और अच्छी मजबूती दिखा रहा है। आईसीसी बैंक 1350 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और सरकारी बैंक एसबीआई, वहां पर भी तेजी हो रही है और हम देख रहे हैं कि ये भाव अब 800 रुपए के आसपास पहुंचने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो बेहतरीन सत्र हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। गुरांग सर, एक आपसे व्यू जाना चाहिए, जरा निवेशकों के लिहाज से बताइए। मतलब कोई दो राय नहीं है कि अगर चुनना हो लंबी अवधि के लिहाज से तो अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखेंगे एचडीएफसी बैंक के। आप अपनी एनालिसिस से जरा बताइए कि आपको कौन सा बैंक अच्छा दिख रहा है। एक प्राइवेट का बताइएगा और एक सरकारी का बता दीजिए।
कुछ तो दिक्कत है, कोई तकनीकी खामी है। गुरांग सर को हम जल्दी से जोड़ेंगे और उनसे इस पर व्यू लेंगे, लेकिन पावर स्टॉक्स पर जरा एक बार फिर से नजर डालेंगे और इक्का दुक्का स्टॉक्स को और जानने की कोशिश करते हैं। आज देखिए एनटीपीसी में अच्छी तेजी है, पावर ग्रिड में लगातार हम स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, 2.5% के आसपास की मजबूती इस शेयर में है। शिवांगी, पावर ग्रिड पर जरा व्यू दीजिए, क्या ये शेयर आपको लगता है कि 300 रुपए के ऊपर जाकर अच्छे से सस्टेन करेगा और आगे तेजी दिखाएगा? पावर स्पेस में अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स हमने देखा है पावर ग्रिड में लगातार पिछले 2 दिनों से अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा था कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़े थे, प्राइस ओवरऑल थोड़ा म्यूटेड था तभी भी। तो ये एक कंफर्मेशन है कि बाइंग जो है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ नजर आ रही है। एंड स्टॉक में लगातार पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी काउंटर रहेगा, बट ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर टारगेट्स की बात करें, नेक्स्ट 300 तक की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक 285 के एक सपोर्ट के साथ। 285 का सपोर्ट है। गुरांग सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरांग सर, बैंकिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी बैंक ने जो भी क्रूशियल डीएमएज हैं उसको क्रॉस कर लिया है, फटाफट अंदाज में 3000 पॉइंट जोड़ लिए हैं और बहुत सारे ना अब निवेशक भी एक्टिव होते हैं जब बाजार में अच्छा माहौल हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, एक बढ़िया शेयर मुझे प्राइवेट बैंकिंग से बता दीजिए और सरकारी बैंकों में आपकी पसंद क्या है, जरा वो भी आप गाइड कर दीजिए। सुबह ही जब ये ऐसा प्रश्न पूछा था, शायद आपने या डिम्पल ने पूछा था, तो हमने एमएनएम, आईसीआईसी बैंक और एलएनटी का नाम लिया था। इसके अलावा अगर कोई और एक निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक, तो जाहिर है एचडीएफसी बैंक। ऐसे तो एक्सिस बैंक भी पसंद आता है, वहां पर भी खरीदारी की राय है हमारी, लेकिन एचडीएफसी बैंक और सरकारी बैंकों में अगर एक नाम पसंद करना है तो हमारे देश की सबसे बड़ी और दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक या दो वाक्य और जोड़ना चाहूंगा। चौथी तिमाही के नतीजे जो 10 अप्रैल के पश्चात हम देखना शुरू करेंगे अगले महीने, हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र बेहतरीन रुझान लेकर के आएगा जहां तक आंकड़ों का प्रदर्शन का सवाल है। तो ये बैंक्स पे कुछ आपका एक व्यू पॉइंट है, मैं आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। देखिए कहते हैं ना कि आपका भविष्य आपके पास्ट के साथ जुड़ा होता है। अगर आप पास्ट में कितने स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका भविष्य उसी से तय होगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ, यही 48,000 का लेवल है बैंक निफ्टी का। ये कितना स्ट्रॉन्ग है आपने इसी से अंदाज़ा लगाया होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब आपको याद होगा ये डॉट डॉट और लाइन हम आपके लिए खींच कर रखते थे ताकि आपको रिकॉल रहे, और ये बाद में मैंने खींच दी कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा। बट आप खूबसूरती देखिए, ना केवल मार्केट्स ने दोनों एवरेजेस को पार किया, ये देख रहे होंगे, ना केवल दोनों एवरेजेस को पार किया बल्कि इस डॉट वाली लाइन जो कि एक लक्ष्मण रेखा की तरह थी उसको भी पार कर एक नए ऑरा में, एक नए जर्नी में चला गया। आप खुद से देख लीजिए। अब इसको आप डबल बॉटम के ये हेड एंड शोल्डर्स के ये बड़ा जो भी इसको कहना है चार्ट पे आप कह सकते हैं, तो उसका एक ब्रेकआउट है और बढ़िया मूव है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ तक भी पहुँच जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है आप यहाँ तक भी पहुँच जाए, यानी कि 52,000 तक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब फॉल इसी तरह से था तो रिकवरी भी तो वैसे ही होगी ना। हाँ, बट हालांकि एनी हाउ, तो ये कुछ बैंक निफ्टी। और एक और पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, ईटी नाउ स्वदेश को देखोगे ना आप, तो आपको कम से कम शांति से तसल्ली से हम बात करते हैं। अब आप एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाओ, सिर्फ 4 गेस्ट हैं, प्रशांत, गुरांग जी, कुणाल जी और साथ ही शिवांगी हैं। इनसे हम आराम से बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनसे कोई हम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नहीं सर ख़रीदना है, नहीं सर मरे जा रहे हैं, हमने कोई ऐसा टाइप लाइन चला दिया कि भी 5 मिनट में 10 स्टॉक बताने हैं, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। आराम से चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही चर्चा कर रहे हैं जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करते हैं। आपके साथ है आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र चर्चा कर रहा हो। शिवांगी, आपके कोई दबाव तो नहीं डालते? कभी आपको फ़ोन करके तो नहीं बोला कि आप ये शेयर बोलो या ये शेयर नहीं बोलो, या ऐसा कहो, आपने ऐसा क्यों कह दिया, कभी कहा है आपसे? जी नहीं, बिल्कुल डिम्पी। आई थिंक हम पूरे ही एज अ टीम अपने रिसर्च पे स्टिक करते हैं और हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि लोगों की भलाई हो एंड अपने जो है कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए दिखे सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। ठीक है,
और गुरांग सर से तो हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं गुरांग सर से बातचीत करते आए हैं। गुरांग साहब मेरे सब सारे बाल 100% बाल पूरे के पूरे ब्लैक थे। अभी तो क्या ना थोड़ा उम्र हमारी भी होती जा रही है तो 30-40% सफ़ेदी हमारे बालों में भी आ गई है। बट यह है आपको तो याद भी नहीं होगा कि हम कितने साल से आपका संपर्क हमारा है, अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम आपसे जुड़े। मुझे याद है डिम्पी जी, अगर मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है और हमारी माता ने हमें मामरो बादाम खिलाया होगा तो मेरे ख्याल से हम 2007 या 2008 से जुड़े हुए हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है। हालांकि मैं वो चैनल का नाम नहीं लूंगा एग्जैक्टली सर, जिससे आप पहले जुड़े थे। सर आप खिलाया नहीं है, आप खिलाया ही है, उन्होंने खिलाया ही है गुरांग भाई। क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैंने 2007 में पहली बार टेलीविज़न में कदम रखा और आपने बिल्कुल डॉट वही पॉइंट बताया कि 2007 से ही मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं जिस दिन टेलीविज़न में आया अगले दिन ही ऑन एयर हुआ था, तो आपसे मेरी तब से मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर, आप इतना याद रखते हैं, मतलब हिम्मत है आप। मैं तो कई बार बोलता हूँ आपकी याददाश्त की मेरे को कई बार दावत देनी पड़ती है ऑन एयर भी। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत सावंत से भी हमारा संपर्क काफ़ी पुराना है और इसी चैनल को आज हम थोड़ा समय लेके इसलिए बात कर रहे हैं सारी कि देखिए, जब बहुत ख़राब होता है बाज़ार और जब बहुत ठीक होता है बाज़ार, तभी बाज़ार में ना एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। नहीं तो चलते बाज़ार में और गिरते बाज़ार में तो आप सौदे पकड़ते और छोड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन जब एक पड़ाव आ जाता है ना, तब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, बाज़ार में सीखना क्या है। ये सीखने के लिए मार्केट है बॉस, कमाने के लिए तो और भी 100 धंधे हो सकते हैं, लेकिन सीखने समझने के लिए, भाव और भावनाओं को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट शेयर मार्केट है। बट एनी हाउ, कुछ जगह पर और आ जाते हैं जहाँ पर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, मैं उसको भी मिस नहीं करना चाहूँगा। प्रशांत सावंत, बैक टू बैक 2-3 शेयर आपसे पता करूँगा, ज़रा बताइएगा, गाइड भी कीजिएगा। 1 मिनट, हाँ, कोई अच्छा शेयर देख लूँ आपसे, सीधा वही पूछता हूँ फिर मैं। सर ये देखो जरा आप, गेल 3.5% ऑल दो ऊपर है बट बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लग रहा है थोड़ा और चलेगा। एक बार गेल चेक करना सर। तो डिम्पी जी, यहाँ पे एक इमोशनल गैप अप है पहली बात, और दूसरी बात अगर हम देखें तो 200 दिनों के एवरेज पे जस्ट रेजिस्ट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ वेट करूंगा। बट मैं एक स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम एबीबी के पैटर्न को देखें, यहाँ पे कंटिन्यूअस लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग बिकवारी हो रही थी, बट उसके बाद रिजेक्शन आया और एक एक्यूमुलेशन पैटर्न नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 5,550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट में। मुझे लग रहा है यहाँ एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, करीबन 5,480-75 के आसपास स्टॉप लॉस रख के, एंड टारगेट जो होंगे वो यहाँ से 5,750 5,800 तक की हो सकती है। ये एक रेंज ब्रेकआउट हो सकता है और जो पूरी डेप्थ है वो रेप्लिकेट हो सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ एक पोजिशनल अप्रोच अगले 3-4 दिनों के लिए अच्छा हो सकता है। डेप्थ सर आपको बता रहे हैं ना, एक्चुअली ये वाली डेप्थ है जो ये पूरा का पूरा हिस्सा आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। कहेंगे तो मैं आपको नोटिस भी कराता हूँ। ये देखिए पूरा एक सर्कल यहाँ पे आके गिरावट का कंप्लीट हुआ है। कुणाल जी, आप अपना, प्रशांत जी अगर गलत हम बता रहे हो तो हमको रोक के भी सकते हो। हाँ, प्रशांत जी का माइक ऑन रखना। तो ये पूरा का पूरा एक बेस फॉर्मेशन है जहाँ पे पुराना शेयर रुका भी हुआ है और फिर से आके रुकेगा और यहाँ से पुल बैक के साइन दे रहा है। तो पुल बैक पहले 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करेगा, फिर 200 दिन को चेस करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 6500 तक भी पहुंच जाए, पिटा हुआ शेयर है। अच्छे से शेयर छांटिए बॉस, अच्छे शेयर, बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फॉर्मूला है जो बिल्कुल फॉलो करना है। हाँ जी प्रशांत जी बोलिए सर। तो डिम्पी जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल जो मेरा एनालिसिस है आप उसी की तरफ गए, बट मैं एक चीज डेफिनेटली याद दिलाना चाहूंगा और आपको याद भी होगी, 2021 कोविड के जस्ट बाद हमने शायद एक साथ शोज करना शुरू किया था। इनफैक्ट स्वदेश पे जो पहला एफएनओ शो हुआ था वो आपने मैंने ही किया था। तो मुझे लग रहा है वहां पे भी जब एक डर के माहौल से बाहर आ रहे थे, तभी जो हम डिस्कशन करते थे वो काफी लोगों को उससे फायदा हो रहा था। मुझे लग रहा है कि वही सिलसिला जारी है। तो अगर पिछले मंगलवार का हम फ्यूचर्स एफएनओ शो याद करें, आपने 8 स्टॉक्स पूछे थे, मैंने सिर्फ 3 सिलेक्ट किए थे। और मुझे लग रहा है कि वही एक डिस्कशन में एक ये होता है कि कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, यानी जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे एनालिसिस में फिट करे, मैं वो रेकमेंड करता हूँ, बाकी सारे स्टॉक्स हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो खूबसूरती है।
और यही हमारे एनालिस्ट के जो इंडिपेंडेंस है और उनका जो चुनाव है यही बहुत काम कर रहता है। खैर बाय द वे इस बीच हम 5.5% आज विक्स बढ़े हुए हैं, लेकिन विक्स से घबराइएगा नहीं, ऑलरेडी जो काम होना था वो हो चुका है। 23,500 तक आ चुके हैं और 51,000 भी बैंक निफ्टी ने दिखा दिया। अब विक्स थोड़ा बढ़ भी जाए तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। रिलायंस ने आज जो ओपनिंग की थी ना उसके बाद से स्पीड नहीं पकड़ रहा, बस यहीं से प्रॉब्लम मेरी थोड़ी सी शुरू हो रही है रिलायंस के रिगार्डिंग। भाई आप स्पीड पकड़ो, चलो ठीक है आपकी वेटेज है समझते हैं, लेकिन बट थोड़ा बहुत चल भी जाओगे तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, 1-2 शेयर और भी हैं जो लिस्ट में आ रहे हैं, जहाँ पे शिवांगी से एक रेट लेते हैं। शिवांगी एक बार जरा मन्नापुरम चेक करोगे, ये मेरे को लगता है थोड़ा और चलेगा अभी मन्नापुरम। आप अपना एक बार टेक बताइएगा इस पे। जी डिम्पी, मन्नापुरम में हमने देखा है कि लास्ट वीक ही काफी एक अच्छी प्राइस राइज के बाद हम देख रहे हैं कि फॉलो अप हायर जोन्स पे है, अच्छी तरह से टिका हुआ है ये स्टॉक, जो कि काफी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स हम 250 के लेवल्स के आसपास थे और यहाँ पे थोड़ी बहुत कूल ऑफ देखने को मिली है, बट अच्छी बात ये है कि 235 के लेवल्स के ऊपर ये टिकते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा, जो लोग लिए हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉसेस आगे की तरफ जरूर ट्रेल करें, बट जब तक ये स्टॉक 235 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक हम इसको ये आगे की तरफ ट्रेल करते रहे 250 तक के टारगेट्स के लिए। बट स्टॉप लॉस जो है वो काफी अहम रहेगा इस स्टॉक में और इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस अच्छी तेजी आज भी 200 रुपए से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक ये शेयर चल रहा है और अब 250 रुपए के टारगेट होंगे। शिवांगी ने जो बताया आपको, स्टॉप लॉस 235 रुपए का, तो बेहद नजदीक का स्टॉप लॉस, टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए आपको मणप्पुरम फाइनेंस में ट्रेड करने की सलाह। डिफेंस वाले शेयरों में आज भी तेजी हम देख रहे हैं और डिफेंस शेयरों में एक जो शेयर है एचएल, वो एफएनओ का पार्ट भी है। एचएल में आज करीब 4% के आसपास की मजबूती। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में तेजी है, गार्डन रीच में भी तेजी है, तो ये शेयर चल रहे हैं। प्रशांत जी आप जरा एचएल पर व्यू दीजिए, 4,000 रुपए के ऊपर आया है शेयर, बढ़िया शुरुआत की है आज के सत्र में। यहां से अब क्या टारगेट बनेंगे, मान लीजिए किसी के पास है तो क्या होल्ड करने हैं और क्या नई बाइंग करनी है इसमें? तो अभिषेक जी 2 तरीके से अप्रोच रेकमेंड करूंगा। एक तो अगर नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए, पैटर्न अच्छा है बट एक डिप आने दीजिए, थोड़ा स्ट्रेच्ड है। जिनके पास है तो अभी अगर हम देखें, आपका स्टॉप लॉस बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम अभी 4020 पे ट्रेल कर रहे हैं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 3975 3980, हार्डली 1% बिलो करंट प्राइस। मुझे लग रहा है ये रख के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक डिप आए तो एक अच्छे लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, वो लेवल होगा करीबन उसी स्टॉप लॉस के आसपास। तो फिलहाल चेज मत कीजिए, वेट फॉर अ डिप। ठीक है, चेज नहीं करना है, एक गिरावट का वेट करना है आपको एचएल के शेयर में। कुछ सरकारी कंपनीज है, उसमें डिफेंस का भी प्ले है और नाम बड़े मिलते जुलते हैं। शिवांगी जी आपके सामने मैं रख रहा हूं, बीएचईएल, बीएल, बीएमएल, ये तीनों शेयर चल रहे हैं। बीएचईएल जो कि कैपिटल गुड्स का प्ले है, बीएल को हम डिफेंस से जोड़ सकते हैं और थोड़ा रेलवे से भी जोड़ सकते हैं उसको। तेजी तीनों के तीनों शेयरों में दिख रही है। बीएल को लेकर जरा आप व्यू दीजिए, 300 रुपए के मुहाने पर आकर ये शेयर अब खड़ा है, मतलब मान ले सकते हैं कि यहाँ भाव हो गए 300 रुपए के, 325 350 रुपए के रेंज में शेयर हुआ करता था, वहां से डिप करके नीचे आया था, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। क्या अभी और चलेगा या जिन्होंने थोड़े से लोअर लेवल पर इसकी सवारी की है अब वो उतर जाए इससे? अभिषेक, बीएल की बात करें हम यहाँ पे, तो ये स्टॉक काफी रुक रुक के चलता है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो स्लाइटली स्लोअर साइड में रहता है। बट अगर हम एचएएल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लगातार हमने देखा है पिछले 5 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट काफी सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम्स के साथ, कंफर्मेशन के साथ देखने को मिल रही है। एक अच्छी बॉटम बनी है यहाँ पे स्टॉक में और ये बेटर प्लेस्ड लग रहा है। स्टॉक में हमने देखा था कि 4000 का एक काफी लेवल था जहाँ पे अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है, जिसके कारण स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छी तरह से अब टिक रहा है। तो यहाँ पे नजर रख सकते हैं 4150 तक के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस जो है वो जरूर बनाए रखे, 3950 का एक अहम सपोर्ट रहेगा। ये व्यू प्रशांत जी, एक और शेयर है, सरकारी कंपनी है, गुजरात सरकार की कंपनी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जीएसपीएल,
काफी ज्यादा ये गिरावट का पिटाई का शिकार हुआ शेयर। ये 470 का भाव था, 270 के भी नीचे आ गया था शेयर गिर के, लेकिन अब ये संभलता हुआ दिख रहा है। कितना यकीन करें इसकी रिकवरी पर? आज हम ऐसे तेजी देख रहे हैं, मतलब 4-5 सत्र से आपको तेजी वाले जोन में ही शेयर दिखेगा ये। तो अभिषेक जी, मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा। आप अगर इसके डेली चार्ट को देखें, एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा था, जिसके बाद कंफर्म होके वो स्ट्रांग बिक वाली नजर आई। आप अगर मंथली चार्ट पे भी जाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक है, आपको दिखेगा हम 20 दिनों के एवरेज के 20-20 मंथली एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली अवॉइड करना चाहूंगा। बट जिनके पास पोजीशन हो, उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 280 का होना चाहिए, 280। तो 80 का स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनके पास है पोजीशन जीएसपीएल की। देखिए, पूछने का मकसद कई बार ये होता है ना कि अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हो कि शेयर ये फिर से तेजी दिखाने लगा है, क्या इसको खरीद लें? और हमारे एक्सपर्ट यही काम करते हैं कि उनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उनके पास ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस है, उनका इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल सटीक पक्की वाली रणनीति देंगे। कोई लल्लो चप्पू नहीं है। अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 शेयर कम खरीदेंगे, बट सेफ रहिए बाजार में। कैपिटल का प्रोटेक्शन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी ने कहा, यही हमारा मकसद होता है और ये हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट होते हैं, उनके जरिए हम सुनिश्चित करते हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, नरेश मेहरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आप जरा अपने शेयर बताइए, मोमेंटम तो बहुत अच्छा है बाजार का, ऐसा लग रहा है कि हम डिस्ट्रप्शन वाले फेज से बाहर आ चुके हैं। 2 अप्रैल के बाद वो कंफर्मेशन और आ जाएगा। जरा अपने शेयर बताइए सर, कहां पर आपको कंफर्ट है तेजी करने को लेकर? थोड़ा 1-2 दिन का पॉज भी आ सकता है मार्केट्स में, एक रेंज बाउंड मूव, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सबसे पहले मेरा बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे हमने देखा है कि एक बाय एक करके सारे बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स ने मूव अच्छा किया है। एक्सिस बैंक भी अब कैचअप कर रहा है लास्ट 2 दिन के ब्रेकआउट में। स्टॉप लॉस अभी होगा 1070, टारगेट होगा 1150 का। दूसरा बाय रहेगा एनएचपीसी पर, जहां पे 30-40% का करेक्शन आ चुका है, अच्छा बेस बन चुका है और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस होगा 82 का, टारगेट होगा 95। ठीक है, एनएचपीसी 95 का टारगेट, एक्सिस बैंक 1150 का टारगेट। ये 2 शेयर, और देखिए ये 2 सेगमेंट्स आप देखिए, पावर स्टॉक्स में सारे ही चल रहे थे, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, पावर ग्रिड, टोरेंट पावर। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे, टाटा पावर और अडानी पावर तो सर खैर चल ही रहे थे। तो वहां से एक बढ़िया पिक आपके लिए एनएचपीसी का। और एक्सिस बैंक में मोमेंटम आज अच्छा है, 2.25% के आसपास की तेजी है। अब 1150 रुपए के बढ़िया टारगेट, साफ 1150 का टारगेट, 10.50 का स्टॉप लॉस हो गया है ये नरेश जी की तरफ से। शिवांगी, रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम है। देखिए, जो सेगमेंट में ज्यादा पिटाई है निवेशकों ने झेली थी, वहां पर रिकवरी स्ट्रांग आ रही है। पावर की हमने चर्चा की, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएसयू वाले शेयर चल रहे हैं, उनकी भी हमने चर्चा की। एक बार जरा रेलवे शेयरों पर नजर डालते हैं। रेल टेल में अच्छी तेजी हो रही है। रेल टेल आज करीब 8-9% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। रेल टेल, यहां से आप और तेजी देख रहे हैं शेयर में? रेलवे काउंटर्स में मेरी नजर रेल टेल में ही गई थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है, बट रेलवे काउंटर्स के साथ काफी एक हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि मोमेंटम जो है 3-4 दिनों के बाद थोड़ा फिजल आउट होते हुए नजर आता है। और स्टॉक में हमने ऑलरेडी एक अच्छी बढ़त देखी है पिछले 5 दिनों में। तो जरूर स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहे, और अगर टारगेट्स की नेक्स्ट हम बात करें तो 350 के लेवल्स की तैयारी कर रहा है, बट 330 का एक सपोर्ट रहेगा, उसको मेंटेन करके आगे की तरफ ट्रेल करते रहे। ठीक है, 330 का स्टॉप लॉस होगा, उसको मेंटेन कीजिए और इसको होल्ड करिए रेल टेल की शेयर को। बाजार देखिए अच्छी शुरुआत के बाद ना एक कहीं रेंज में है, और जैसा नरेश जी कह रहे थे कि हाँ 1-2 दिन ऐसे सत्र के लिए आप तैयार रहिए, मेंटली भी तैयार रहना चाहिए। रोज अगर तेजी हो वो भी ठीक नहीं है। आज देखिए अच्छे गैप बाजार ने दिए, बट उस गैप के बाद कोई फॉलो बाइंग बाजार में आई नहीं। 125 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक में जरूर स्ट्रेंथ आई है। अब निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है करीब 600 अंकों के आसपास की। 51,200 के स्तर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। गिरने वाले शेयरों की बात करें आज, तो आज देखिए आईटी में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। एक कमजोर न्यूज आई थी एक्सचेंजर को लेकर,
और उसके बाद थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का प्रेशर देखा था, ज़्यादा असर आया नहीं था। M&M में 2% की गिरावट आज भी है। शुक्रवार को हमने देखा कि शुरुआत ठीक थी, लेकिन शेयर ये अपने डे लो पर ही आकर बंद हुआ था M&M का। 2% की गिरावट आज भी है। प्रशांत जी, M&M यहां से ज्यादा तो नहीं गिरेगा ना? और ये जो गिरावट आ रही है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक था वहां पे अगर हम पैटर्न देखें तो क्लियर सेल ऑन रैली पैटर्न है, और उसमें एक पुल बैक आया था जहां से बिकवाली आ रही है। बट अगर सपोर्ट लेवल्स देखें तो करीबन 2700 से लेके 2720 एक अहम सपोर्ट है। यहाँ पे गैप सपोर्ट भी है और 20 दिनों के एवरेज का भी सपोर्ट है। प्लस अभी हम करंटली 200 दिनों के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर अगले 2 से 3 दिनों में कोई बुलिश प्राइस एक्शन नजर आए तो आप एक प्योर रिस्क बेस्ड बाय ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होना चाहिए 2710 2710 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और वहां से आप टारगेट रख सकते हो जो स्विंग हाइस बने हुए थे 2900 के वहां तक। बट पैटर्न जो है वो अभी भी पुल बैक का ही पैटर्न है इन अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव। ठीक है, M&M के लिए 2700 से 2720 की ये रेंज होगी जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। 2710 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कीजिए। टारगेट होगा 2900 रुपए का। 3200 रुपए से हमने फॉल देखा था M&M के शेयर में, और 2600 रुपए तक गया। वहां से एक रिकवरी वाला फेज अब चल रहा है शेयर के लिए। हाल फिलहाल प्राइसेस इंक्रीज करने का भी कंपनी ने फैसला किया है, तो ये जो गिरावट है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है M&M के शेयर में। ठीक है, 9:45 हो गए हैं, 48 मिनट हो गए इनफैक्ट। चलिए ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। स्वागत करेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड करें अभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सेक्टर जहां पे अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो है बैंकिंग। लगातार हमें पिछले सप्ताह थ्रू आउट दी एंटायर वीक हमें बैंक निफ्टी में काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला था। आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया था बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे जो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो है एक्सिस बैंक। स्पेसिफिकली हमें पसंद आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इस सप्ताह जो मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, उसी एक्सपायरी पर फोकस करना होगा। तो एक्सिस बैंक के 1090 का एटमी का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी तरफ पर 18 रुपए और 25 रुपए तक के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 2 रुपए का। इसका लॉट साइज 625 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज रिस्क पर लॉट अप्रोक्सीमेटली 4300 का है एंड रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेट 10,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस सप्ताह के लिहाज से हमें अंडरलाइन 1110 और 1120 तक की हो जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन देने की सलाह होगी। ठीक है, 1110 1120 तक जा सकता है एक्सिस बैंक का शेयर। 1090 एट द मनी कॉल खरीदने की आपको सलाह है। भाव होगा 8 से 10 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। लक्ष्य 18 रुपए और 25 रुपए। स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप 2 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अधिकतम नुकसान 4,300 का, आधे से भी थोड़ा सा कम। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज आकर्षक है, बट स्टॉप लॉस इसका आप ध्यान रखिए। अदरवाइज होता क्या है कि 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं। ऑप्शंस वोलेटाइल भी होते हैं, तो प्राइसेस का बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना और कॉशियस रहना आपको पड़ता है ऑप्शंस में कोई भी पोजीशन लेते वक्त। ये रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर देखते बनता है, इसलिए आप देखोगे सारी के सारी ऑप्शंस जो एक्सिस बैंक के भी दी गए, मैं इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाऊंगा और मैं बोलूँगा अभी कि अच्छे से आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कीजिए। 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं, 700 पॉइंट ऊपर है बॉस बैंक निफ्टी, 51,300 आ गया। और थोड़ी देर पहले अभिषेक जी मैं आपको कह रहा था कि 51 से 52,000 हो जाए तो मेरे को कोई हैरानी नहीं है, मेरे को कोई हैरानी नहीं है। मैं आपको फिर से 1 मिनट के लिए चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो, जो चीज़ अच्छी है ना उसी पे ज़्यादा फोकस करो, इधर उधर ज़्यादा भागोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। 1 मिनट के लिए ज़रा निफ्टी बैंक वापस से दिखाना, मैं 1 मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। एक बार ज़रा वापस से दिखाना निफ्टी बैंक। ये देखिएगा आप क्या बढ़िया से मूवमेंट दे रहे हैं, क्या शानदार बॉटम बना हुआ और उसके बाद की मूवमेंट देखिए नॉन स्टॉप। और थोड़ी देर पहले यही मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ना केवल इसने 50 दिन की एवरेज को पार किया, इसने 200 दिन की एवरेज को पार किया, एक रेजिस्टेंस को भी पार किया, उसके बाद चल गया। तो आप इसको हेड एंड शोल्डर बोलें, डबल बॉटम बोलें, जो आपको ठीक लगता हो वैसे आप बोल सकते हैं टेक्निकल्स में जाके। बट एक खुला पूरा आसमान है इसके पास,
और ये 52,000 तक आ जाए, मेरे को कोई हैरानी नहीं है इसमें बॉस, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जिस स्पीड इसने पकड़ी हुई है और जो ये काम कर रहा है, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये लाइट बहुत हो गया है। शॉर्ट कवरिंग होते 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 ये 83,000 कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रह गया और डेरिवेटिव एक्सपायरी है। ये इस एक्सपायरी तक तो चमत्कार दिखाएगा, बट अगली सीरीज में क्या करेगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि इतना लाइट होके चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा माल का इसने निकाल देगा इसी मार्च सीरीज में ही। नरेश भाई मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। नरेश भाई नमस्ते। एक बार आपका टेक बैंक निफ्टी पे सर, कितने चांसेस है और चलेगा, और ये 52,000 तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई लग रही है सर आपको? यहाँ पे थोड़ा पॉज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एक डाउनटिक शुरू जो हुई थी, अगर हम देखें दिसंबर में, तो उसका जो कैप डाउन था क्लोजर टू 51,800 के आसपास था, और 51 नेक्स्ट जो ब्रेक डाउन था जनवरी में वो अराउंड 51,000 के आसपास ही था। तो हम काफी बड़े रेजिस्टेंस बैंड में आ गए, और नीचे से देखे तो 3,000 पॉइंट प्लस का मूव हो चुका है। तो ये बैंड में थोड़ा पॉज करना चाहिए, और फिर डिप के बाद फिर से एक और मूवमेंट होनी चाहिए 52,000 की तरफ। बट एज ऑफ नाउ मेरा मानना ये है कि थोड़ा पॉज आ सकता है करंट लेवल से। थोड़ा पॉज तो आ सकता है, ठीक है, पॉइंट टेकन है। बट आप देखोगे ना, निफ्टी नहीं चल रहा आज। निफ्टी ने जो 23,500 सुबह दिखाया वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो बढ़त दिखानी थी वो थोड़ी सी रुक गई है। मिहिर वोरा आप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे 10-10 पे, लेकिन ठीक उससे पहले जो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं एक एक करके नोटिस करते चलेगा। नरेश भाई 1 मिनट के लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं ना रिलायंस में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो एक ऑप्शंस के ट्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट कर लूँ क्या? अगर आप कहोगे तो 1300 की कॉल प्लस कर लेता हूँ, एक बार जरा देख लो आप, अगर आप ऑप्शंस बताते हो तो। रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टॉक में रिकवरी अच्छी आ चुकी है, बट जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो काफी बाजू में। अगर हम देखें लास्ट 3-4 महीने से 1320-1330 का एक रेजिस्टेंस है, 2 बार वहीं पे टॉप बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिप आए 1260 के आसपास, 1250 के आसपास, तो जाके बाई करना चाहिए 1300 की कॉल। ठीक है, 10 पॉइंट टेकन है। 1-2 शेयर मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम कमोडिटी सेगमेंट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और मैं जरा शॉर्ट के शेयर भी पता करता हूँ। प्रशांत सावंत भी होंगे हमारे साथ स्क्रीन पर, जरा उनको भी दिखाइएगा। प्रशांत जी, आज एक शेयर की बहुत जम के अच्छे से पिटाई हो रही है, हालांकि है तो जिंदल स्टील, बट मैं उसमें पूछूंगा नहीं, 4.5% ऑलरेडी टूट चुका है, ये और भी नीचे जाएगा। लेकिन एक और शेयर परेशान कर रहा है जिसका नाम है टाइटन, 2% नीचे है और 2% का OI है। एक बार फ्यूचर भी दिखाना, हाँ, टाइटन का शेयर भी दिखाओ, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाओ। प्रशांत जी एक बार जरा इसको भी चेक करना, टाइटन को। तो डिम्पी जी, एक्चुअली टाइटन मेरे शॉर्टिंग के लिए रडार पे था, बट मैं सिर्फ एक चीज के लिए वेट कर रहा हूँ कि वो 20 दिनों के एवरेज पे आया हुआ है, और वहां एक छोटा गैप सपोर्ट भी है। इसके लिए मैं फिलहाल इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा। तो मेरी सलाह होगी कि इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और ये स्टॉक अगर स्पॉट लेवल करीबन अभी हम 3090, 3100 पे, ये अगर 3080 ब्रेक कर दे, 3080 और उसके नीचे क्लोज करे, तो डेफिनेटली ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और आप शॉर्टिंग कर सकते हो, कीपिंग अ 1% रिस्क। तो क्लोज बिलो 3080 एक कॉन्फिडेंट सेल हो सकता है। उसके पहले मुझे लग रहा है कि नो ट्रेड जोन में है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। एक शेयर और है मंदी वाला, वो भी मैं आपसे ही चेक करवा लेता हूँ आज। शेयर वैसे तो हैं IT में से कुछ, एक LTTS देखना सर, ये ज़्यादा टूटेगा या और नहीं टूटेगा, बस ये बता दो। कमज़ोर तो है, मैं बाय तो नहीं करूँगा, बट ये कितना और नीचे जाएगा बस ये और बता दो। मुझे लग रहा है डिम्पी जी एक क्लियर रेजिस्टेंस है 20 डे में, बहुत क्रिस्टल क्लियर, और मुझे लग रहा है कि जो परसों का लो यानी फ्राइडे का जो लो है करीबन 4,500 के आसपास, ये अगर ब्रेक हो जाए तो ये नया स्विंग लो बना के 4,200 के लेवल भी आ सकते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन लॉन्ग साइड पे हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 4,550, और बिलो 4,500 स्ट्रेट 4,100, 4,150 के लेवल आप विजिट कर सकते हो। टेकन है, और इस बीच आप देखोगे तो 750 पॉइंट की करीब बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी पर, और 51,334 पर है। और अब निफ्टी भी थोड़ी स्पीड पकड़ रहा है, और वो भी करीब 525 पर आ चुका, ऑलमोस्ट डेज हाई पर है। यही एग्जैक्टली वैसा ही बाज़ार था जब आप रुक नहीं रहे थे।
अब बाज़ार वैसा ही है कि बढ़ते रुक नहीं रहा। तो इसमें होता क्या है ना, एक फोमो फैक्टर आ जाता है जब बल चलता है मार्केट में, वो आप फील कर ही रहे होंगे कि अब आपसे नहीं खरीदा जाएगा, पुराना समय वापस आ नहीं सकता। मेरे को तो लगता है लेवल्स भी नहीं आएंगे पुराने। अब 22,800 आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इनफैक्ट 22,800 को भी मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। 23,000 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जल्दी नहीं जाएगा ये मार्केट में से। बट एनी हाउ, नरेश भाई, कोई शेयर आप एज एन रिकमेंडेशन देना चाहते हो? सो करंटली जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो है पीएफसी, जो डिप पे बाई रहेगा, जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। 413 415 के पास बाई रहेगा, ये स्लोली एंड स्टेडीली 440 तक जा सकता है। इस बीच लगातार हम आईपीओ के बारे में भी आपको जानकारी देते रहे हैं, और खासकर एसएमई से जो आईपीओ है उसमें आपको सावधान करते रहे हैं। देखिए, मार्केट में हर तरह के निवेशक होते हैं। कुछ सेकेंडरी मार्केट्स में आते हैं, कुछों का सिर्फ बिजनेस आईपीओस के अंदर ही आना है। लेकिन एसएमई आईपीओस में जो धांधली हुई, जो गड़बड़ हुई, या मैं बोलूँगा कि जो प्राइस उल्टे सीधे दिखे, उसको लेकर 18 और स्वदेश सबसे पहले खड़ा हुआ, और हमने कई आईपीओस का पर्दाफाश भी किया। मैं ऐसे खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ। तो अब आपको सावधान भी कर रहे हैं, आपको चेता भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। एसएमई आईपीओ को लेकर हमने आपके सामने जो सावधानी रखी है, इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एसएमई आईपीओ पर जानकारी लेके आए हैं। शरद दुबे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आज का एक नया डोज, एक नया इन्फॉर्मेशन का हिस्सा वो आपको देने जा रहे हैं। शरद, बताएं आप। जी बिल्कुल, एसएमई आईपीओ जो है हमारी एक पूरी मुहिम रही है 18 और स्वदेश में कि इन्वेस्टर्स लोग जो हैं गलत आईपीओस में ना फंसे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कभी कभी जो होती है स्टोरी बनती है, कभी कभी फाइनेंशियल्स में स्टोरी बनती है, कभी कभी मर्चेंट बैंकर्स भी जो है कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चीज़ बताते हैं। लेकिन हम इस पर इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं कि अंडरगोइंग एसएमई आईपीओस में क्या गलत है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और क्यों इन आईपीओ से आप दूर रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल का। इनका मर्चेंट बैंकर है इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज। इस पे नज़र रखिएगा। और हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, और हर बार जो है हम ईमेल भी करते हैं कंपनी को, जहां पे हम उनसे रिप्लाई मांगते हैं। सबसे पहले जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है ये मैं बता देता हूं। ग्रैंड कॉन्टिनेंटल के लिए जो है कोई बड़ा पुल आया नहीं है, जो ब्रांड पुल कुछ है नहीं। बैंगलोर मार्केट में ही ये जो है थोड़ी सी इनकी एक्सपोजर है। और इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोटिस की, वो है कि प्रमोटर्स के पहले जो है डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है जो पोजीशंस है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। अयोग्य ठहराया गया है कि नहीं, उस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। और हाल ही में देखें तो यहाँ पे वित्तीय दबाव भी जो है, फाइनेंशियल प्रेशर देखने मिल सकती है, क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में जा रही है। तो ये ग्रैंड कॉन्टिनेंटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे हम बात करें तो इनके मर्चेंट बैंकर हैं ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। यहाँ पे भी हमने जो है इंक्वायरीज बैठाई थी कंपनी को और मर्चेंट बैंकर को, पर यहाँ से जो है कुछ सामने नहीं आया है। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ज़्यादातर आय जो है सिर्फ तमिलनाडु से केंद्रित है, माने सारी जो एक्सपोजर है वो तमिलनाडु से आ रही है। रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो यहाँ पे उनकी अनुभव कम है। और कार्गो कारोबार में बात करें तो चोरी और नुकसान से भरे हुए जो काम है उससे ज़्यादा जो है थोड़ी गड़बड़ी देखने मिल सकती है। ये जो है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज की कहानी है, जहाँ पे ओवरऑल एक्सपोजर जो है तमिलनाडु में ज़्यादा है, और जो रिन्यूएबल सेगमेंट है यहाँ पे भी थोड़ी सवाल उठ रही है। तो हमने आपको दो अहम आईपीओस के बारे में बता दिए जो करंटली अंडर वे हैं एसएमई सेगमेंट में। अब हम अपनी तीसरी आईपीओ की बात करते हैं, वो है एक्टिव इंफ्रा। एक्टिव इंफ्रा है ये हमारा तीसरा, और यहाँ पे देखें मर्चेंट बैंकर है क्रियो कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे भी जो है हमने मेल क्वेरीज भेजा है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक जैसे बिजनेस के कारण जो है बहुत सारे प्रमोटर एंटिटीज़ का कोई भी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं देखने मिला है। ऊंची लागत से लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, और आखिर में जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे देखें तो काफ़ी निर्भरता है। B2G सेगमेंट का जो रिस्क हमें देखने मिलता है उसको भी हम जो है हाईलाइट करते हैं। चौथा कंपनी है डेस्को इंफ्राटेक। मर्चेंट बैंकर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। यहाँ पे कंपनी और प्रमोटर के खिलाफ कुछ कानूनी मुकदमे भी चल रहे हैं, उसमें एक क्रिमिनल केस भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो बड़ी संख्या में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उस पर भी सवाल उठता है कि इतने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्यों हो रहे हैं। बिजनेस से ज़्यादा देखा जाए तो इंश्योरेंस कवरेज भी कम है। और इंटरेस्टिंग जो अनलिस्टेड स्पेस में एक साल पहले अगर बात करें तो 17:1 का बोनस इशू भी कंपनी ने दे दिया था। तो इसका क्या जवाब है
इसका कितना बड़ा इक्विटी बेस बढ़ गया जस्ट बिफोर आईपीओ, ये सारे सवाल जो उठते हैं कंपनी के लिए, और यही सारे सवाल जो हम पेश भी करते हैं इन कंपनीज को वो आए और वो बताएं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये SME IPO स्पेस है, यहाँ पे गलिबल रिटेल इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं, और यही हमारी मुहिम है 18 हाउस स्वदेश में कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में ना फंसे। शरद, और मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे रिसर्च शरद खुद भी करते हैं, अच्छे से देखते हैं, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस भी इसके अंदर होती है, इसको बहुत पुख्ता तरीके से हम चेक करके आपके सामने रखते हैं। और हमारा पर्पस सिर्फ बॉस एक ही है, वो है आपका फ़ायदा, किसी तरह से आपका फ़ायदा हो। अगर आप गलत शेयर में फंस रहे हो और हम आपको रोक दें तब भी तो आपको फ़ायदा करा रहे हैं, ठीक है, आप हमारे कहने पे मत खरीदो कोई भी शेयर, लेकिन हमारे कहने पर कम से कम गलत शेयरों पे पैसा भी तो ना डालो ना, ये भी तो हमारी ही जिम्मेवारी बनती है और जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और मैं शरद का थोड़ा थैंक यू भी करूंगा इस चीज़ के लिए, बहुत टफ शेड्यूल होता है इनका, मैं जानता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ इनके साथ काफ़ी ज़्यादा, और उसके बावजूद भी ये समय निकाल के सारी चीज़ें इस तरह से आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इसके लिए मैं शरद का भी बहुत थैंक यू करूँगा। शरद शुक्रिया, आप इसी तरह से बढ़िया SME की IPO लेके आए। वैसे शरद का जॉनर भी है ये, इसी के अंदर एक्सपर्ट्स भी हैं ये SME के अंदर ही। तो शरद आपका शुक्रिया, इस तरह की और बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस आप हमको लेके आते रहेंगे। SME IPO से हम आपको लगातार सावधान करते रहेंगे और जहाँ पे जाने के लिए है वो भी बता देंगे कि हाँ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना करके। ठीक है जी, 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर हो चुके हैं, 780 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हो चुके हैं और सिर्फ अभी 10 बजे हैं, यानी कि बाजार खुले हुए पौना ही घंटा हुआ है, लेकिन बाजार की देखते हुए तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है। ये स्पीड काबिल तारीफ़ है। प्रशांत सावंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगा, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया ना तो और अच्छा लगा। जब 2021 से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आज 2025 हो गया है, इस 4 साल की जर्नी में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमारे इन्वेस्टर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आपके साथ ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो, आप शांति से बैठे रहते हो और फैक्चुअल डाटा पे ही सारी बात बोलते हो, कोई आपको हिला नहीं सकता। ये आपका जो सब्र है, आपकी जो शांति है ना, ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर, आज समय देने के लिए। अब मैं अपने सहयोगी विश्व मोहन को भी अपने साथ